हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ होली के माहौल की। बहुत ही ज़बरदस्त रंग आपको हरा दिख रहा है आज एशियाई मार्केट में। प्रियंका और मानसी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इतने बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप दोनों। बहुत ही शानदार स्क्रीन लग रहा है आज हमारा, एकदम होली के रंग में रंग दिया है हमारे प्रोड्यूसर्स ने। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप देखिए लास्ट 48 घंटों में किस तरह माहौल लाल से पूरा रंग गुलाल हो गया। पूरा वर्ल्ड इस समय एक रंग हरे रंग में दिखाई दे रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी करीब करीब 300 पॉइंट गेन की तरफ नजर आ रही है। तो क्लियरली बधाइयाँ आप सबको। बिल्कुल अजय, हैप्पी होली टू यू। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हरे रंग के साथ हम देख रहे हैं होली की तैयारियां शुरू होती हुई और बाजार भी बढ़िया तेजी के बीच ही ट्रेड्स करते हुए, चाहे विदेशी बाजार हो, एफआईएस की तरफ से जो एक्शन हो। लेकिन आपसे ही ट्रेडर स्क्रीन समझना चाहेंगे, क्या लगता है बाजार आज हरे रंग की होली खेलेगा? बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर स्क्रीन देखें, आपको इस तरह का स्क्रीन काफ़ी दिनों से दिखाई भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़, हर मार्क पे हरा टिक लगा हुआ है। ग्लोबल बहुत ही शानदार, यूरोप और एसजीएक्स निफ्टी दोनों, डाउ फ्यूचर्स, डाउ भी बहुत 3-4% का गेन दिखाया था। एफआई और डीआई आज काफ़ी दिनों के बाद दोनों बाइंग हो गई, दोनों में बाइंग नज़र आई। ये परमानेंट है या टेम्प्रेरी, ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट डिम्पी आएंगे अभी जल्दी ही, लेकिन एफएनओ में भी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब में बाइंग नज़र आई है। तो एक तो शॉर्ट कवरिंग का एलिमेंट है और आज शॉर्ट कटेंगे काफ़ी ज़्यादा और पूरा ट्रेडिंग सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। दो बातें हुई हैं। पहले हम जो है मिस्टर पावेल की वो बाइट सुन लेते हैं, जिसने 25 बेसिस पॉइंट का जो हाइक आया यूएस फेड की रेट्स में, वो ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन था। काफ़ी मिक्स टू डविश काइंड ऑफ कमेंट्री आई थी। फिर हम बात करेंगे, यूएस यूक्रेन भी बातचीत के दौर चल रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कंसिलिएशन हो जाएगा। लेकिन पहले पावेल साहब की कमेंट्री सुन लेते हैं। Committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. ये देखिए, ये कमेंट्री है जिसने ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन थी और हमने इसी के चलते देखा कि यूएस मार्केट्स, यूरोप सब ग्रीन में बंद हुए और बहुत ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड कमेंट्री, हॉकिश कमेंट्री नहीं आई। चलिए वापस जाते हैं और बारीकियों को देखते हैं। एफएनओ की, डिम्पी को भी बुलाते हैं, एफएनओ की प्लेट्स लेके आइए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग। देखिए आज तो सुबह शॉर्ट कटेगा जबरदस्त। बिल्कुल राइट। आपने पहले ही बताया था कि देखिए बैंक निफ्टी की अभी पीसीआर कम है, यस, इसमें गुंजाइश है तेजी की, तो शायद वही सबसे आगे होगा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब में हमें बाई देखी, बहुत शानदार डिटेल। बिल्कुल, ये 11 जनवरी के बाद ऐसा हो रहा है अजय कि जब एफआईज और डीआईज दोनों ने बाय किया है। और आज जैसे आपने सारी स्क्रीन को हरा कर दिया, आप मेरी स्क्रीन पे सारे प्लस के साइन देखेंगे, कहीं पे कुछ माइनस नहीं है। और 4000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है, कैश मार्केट्स के अंदर 312 करोड़, ये तो खैर आंखें तरस की थी इसको देखने के लिए। और 773 करोड़ रुपया डीआईज की तरफ से भी खरीदारी हुई है। आपके स्टॉक्स वगैरह भी देखेंगे, वहाँ पर भी आपको बाय दिख जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूछा, मैं जल्दी
जल्दी से वो आंकड़े रखता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। अब आप जरा निफ्टी का डाटा दिखाइए। निफ्टी के अंदर कल 2.25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है 11%। ये वैसी बात नहीं थी, इवेंट से पहले 9% का विक्स घट जाना, 11% का पे ओआई घट जाना, ये इंडिकेट ही कर रहा था कि बाजार कहीं ना कहीं अच्छा शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, और हुई है। अब हमारा बेस शिफ्ट हो गया, जो आप वीवैम्प देख पा रहे हैं वो है 16,900। अब इसके आसपास हम आके टिक जाएंगे। जल्दी से मैं आपको पिवट्स पॉइंट्स यानी कि आज का रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रेजिस्टेंस 2 हैं, आप 17,000 को तो हम गैप के साथ पार करेंगे। 17,248 पे जहां पे आके हम शायद ओपन करेंगे, यहीं आके एक बार रुकना भी होगा। और 16,700 16,850 वाली रेंज अब मेगा सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुकी है। एसएमए लेवल कल आप हमसे भी रहे थे, क्लोजिंग में डॉट हमने ठीक वही लेवल्स को टच किया है जो कि था 16,988 का। इसी लेवल को कल हम टच भी करके आए हैं। बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे भी 5.5% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी है। आज यहाँ पे गुंजाइश बहुत ज्यादा है अजय, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा आपको। मैं जल्दी से पीसीआर का डाटा दिखाता हूँ। पीसीआर और विक्स दिखाइएगा आप स्पीड से। पीसीआर में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1 नहीं हुआ है, वो 0.94 है, तो इसलिए गुंजाइश बहुत ज्यादा बनती है। हालांकि निफ्टी भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ है। अगर आप कल 17,000 के फ्यूचर पे क्लोज करके गए थे और 1.06 का पीसीआर है, तो ये महंगा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। और 24 कल विक्स हो गया, यानी कि विक्स में अभी भी गुंजाइश है, आपको मिल जाएगा। अब अजय एक चीज फिक्स है जो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, 17,000 और 16,900 अभी मार्केट का बेस बन गया, वेरी इमीडिएट बेस बन चुका है। और मार्केट को अब जो पुल बैक दिखना है वो शायद 250 और 350 की तरफ है। बिल्कुल, चलिए वापस चलते हैं प्रियंका के पास और वो पता लगाएंगी हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट से कि आज निफ्टी के लेवल्स क्या होने चाहिए। प्रियंका। ऑलराइट, तो बिल्कुल होली के रंग त्योहारों के संग हम देख रहे हैं आपको हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के साथ ही लगातार जुड़े रहना है। जिस तरह से आपने देखा अजय ने ट्रेडर स्क्रीन और साथ ही डिम्पी ने वायदा बाजार का एक्शन हमें समझाया, काफी पॉजिटिव ये नजर आता हो। आप दोनों का शुक्रिया ये ट्रेडर स्क्रीन और एफएनओ डेटा हमें बताने के लिए क्लियरली। चलिए हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई है सुबह सुबह, उनसे टेक्निकल कॉल्स, बाजार पर उनका नजरिया क्या है जान लेते हैं। एक कर उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट से संतोष मीना जुड़े हैं, वाचना इन्वेस्टमेंट से सीए रुद्रमूर्ति जी जुड़ गए हैं और kushbohra.com से कुश बोहरा भी जुड़े हैं। कुछ ही देर में कुणाल बूथरा और नरेश मिरानी भी हमारे साथ होंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत संतोष आपसे करना चाहूंगी। आज सबसे पहले ये इंडेक्स पर आपका नजरिया सभी का हम जानेंगे, उसके बाद एक एक करके आपकी कॉल्स और टॉपिक्स भी हम समझेंगे। संतोष, शुरुआत आपसे। इंडेक्स पर कैसा नजरिया आपको लग रहा है? अच्छे संकेत विदेशी बाजार से दिख रहे हैं, एफआईएस डीआईएस की पॉजिटिव शुरुआत होती हुई हम देख रहे हैं, खरीदारी के आंकड़े हैं। ऐसे में भारतीय बाजार की शुरुआत आज कैसी होगी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को और हमारे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट तो पहले ही फेस्टिवल मूड में आ गया है और ऐसा कहा जाता है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है और मैंने देखा है कि फेस्टिव सीजन में भी यही होता है कि मार्केट पहले से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है और होली का सेलिब्रेशन तो हम मार्केट में देख ही रहे हैं। टेक्निकली आज निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर खुलेगा तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश हो जाएगा। हालांकि जो लेवल जहां ओपनिंग होगी वो अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होगी, तो 17,250 एक रेजिस्टेंस रहेगा जो 50 डे मूविंग एवरेज है। इसके बाद 17,370 जो 100 डे मूविंग एवरेज है, तो रेजिस्टेंस के पास खुलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। तो कोई पुल बैक आता है 17,000 के आसपास तो वो बहुत कंफर्टेबल लेवल रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए। तो व्यू काफी बुलिश है। हालांकि गैप अप ओपनिंग के बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए मैं पुल बैक का वेट करूंगा फिर एंट्री लेंगे। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो कल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो इसका भी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो गया है। हालांकि ये भी अपनी ओपनिंग 200 डे मूविंग एवरेज जो इसका 36,600 के आसपास है वहां ओपनिंग होगी तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 37,000 से 37,300 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन अब नीचे की ओर 36,000 से 35,750 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा, तो यहाँ भी अगर 36,000 के पास मिलता है तो हम फ्रेश एंट्री लेंगे। सो व्यू बुलिश है लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे फ्रेश एंट्री के लिए। बिल्कुल संतोष, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कर दें। जैसा गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो नॉर्मली इस तरह के ब्रेकआउट में लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं और कल ओवर द नाइट नैस्डैक में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो मेरा जो आज पहला पिक है वो इन्फोसिस है। हम इन्फोसिस की बात करें तो ये आईटी पैक में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है और मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन में इसमें नए हाई भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे 1950 से 2000 के 2 टारगेट है, यहाँ 1870 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे 2 स्टॉक है वो मिड कैप
स्पेस से है। हालांकि आज लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेरा पोजिशनल व्यू के हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ तेजी देखने को मिलेगी। तो जो मेरा दूसरा स्टॉक है सिम्फनी, यहाँ पर काफी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे 1160 से 1225 के 2 टारगेट रहेंगे और 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा स्टॉक एचजी इंफ्रा है। यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा बेस बना है और कल स्टॉक में अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ पर 625 660 के 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं या 555 का स्टॉप लॉस रहेगा। रुद्रा, अभी हम आपके पास आते हैं और संतोष राव के साथ भी बातचीत आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले निकुंज के साथ उनकी नज़र जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो स्कार्फ है आज वो रेड दिख रहा है, बट वो चिढ़ा रहा है बेयर्स को एक्चुअली इन अ वे कि देखो भाई रंग तो बदल दिया हमने, पूरा स्क्रीन हरा नजर आ रहा है इस समय। आपने बुल फाइटिंग के बारे में सुना है अजय? बुल फाइटिंग में क्या होता है, बुल को लाने के लिए लाल कलर का झंडा दिखाना पड़ता है। बिल्कुल तो लग रहा है वही एक वार्म अप सी बात हो रही है कि आज देखिए, आज बेयर को झटका लगेगा। एंड अगर आप इस मार्केट में शॉर्ट हैं, और ऐसा नहीं मार्केट में शॉर्ट है अजय, आप एफएनओ डेटा देखिए, इस समय मार्केट के अंदर जो पोजीशन है, हालांकि मार्केट में कमबैक आया है, ये जो मार्केट में कमबैक आया है डिनायल मोड का कमबैक रहा है। डिनायल मोड का कमबैक इसलिए रहा है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि क्रूड पहले 80 से 130 जाएगा और 30 से 130 से वापस 100 आएगा। तो डिनायल मोड का एक कमबैक है। डिनायल मोड के कमबैक में अगर आप शॉर्ट है तो आपको लगता है जी बस अब थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स इस समय सपोर्टिव नहीं है। तो आज अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो आपको कवर करना पड़ेगा। SGX भी ऊपर है और FI भी बाई कर रहे हैं, और जो हमने क्रूड मार्केट में देखा है, जो कच्चे तेल में जो हो रहा है इस समय लगता है कि $100 के आसपास वो सेटल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग बड़ी तरीके से देखी जाएगी। कहाँ तक रुकती है, पहले 2-3 घंटे तक मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। सो आई थिंक द ट्रेड टुडे इज दैट देयर कुड बी अ शॉर्ट स्क्वीज। अभी तक हमने बुल स्केयर देखा है इस मार्च महीने में, पहली बार एक हम बेयर स्केयर देखेंगे। तो ये जो लाल रुमाल इसलिए है कि भाई बुल्स को बोलने के लिए कि भाई निकल लो, भागो। आज जो बेयर्स हैं वो जोर से भागने वाले हैं। बिल्कुल मॉर्निंग निकुंज, तो शॉर्ट स्क्वीज कहाँ एक्सपेक्ट करने चाहिए आपके हिसाब से? कौन से सेक्टर्स जिन पर नजर होनी चाहिए? देखिए प्रियंका, मार्केट शॉर्ट कहाँ जा रहा था? मार्केट शॉर्ट जा रहा था जहाँ उसको पता है कि एफआई की बिकवाली हो रही थी। एफआई की बिकवाली कहाँ पे हो रही थी? एफआई की बिकवाली सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स में हो रही थी। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स के अंदर और मुझे तेज़ी दिखती है। फाइनेंशियल्स के अंदर एक बात तो तय है कि हालांकि यूएस फेड ने जो कमेंट्री दी है और भारत में जो इन्फ्लेशन है वह डायनामिक्स एकदम अलग है। आरबीआई विल इंक्रीज रेट्स, बट जस्ट बिकॉज फेड इज देखिए सुबह just because Fed is increasing rates, that does not mean that RBI भी उसी पेस से इंक्रीज रेट्स करेगा। और पहली रेट हाइक के अंदर हमेशा बैंकों को बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि बैंकों के अंदर स्क्वीज ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ट्रेड मेरे हिसाब से आज दो हैं। एक तो है भाई जो चाइनीज़ इंटरनेट स्टॉक्स वापस आए हैं और जो यूएस में इंटरनेट स्टॉक्स कल स्टेबल हुए हैं, और अगर जेन्युइनली यूएस के अंदर ग्रोथ स्केयर आ रही है, आप हाइपर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4-5 ट्रेडिंग सेशंस तक इंटरनेट स्टॉक्स पे नज़र देखनी चाहिए। कल हमने पेटीएम में देखा था कि काफ़ी रिकवरी हुई थी। नायका, पॉलिसी बाजार, जो नई लिस्टेड इंटरनेट कंपनीज है, मुझे लगता है कि इनके अंदर एक टैक्टिकल ट्रेड है। और दूसरी ट्रेड जो मुझे दिख रही है प्रियंका, अब दिख रही है कि बीटन डाउन अंडर परफॉर्मर्स आर कमिंग बैक। इंडसइंड बैंक में तेज़ी देखने को मिल रही है, आईटीसी वापस आ रहा है, कई मीडिया शेयर वापस आ रहे हैं। तो दो ट्रेड मुझे दिखती है, फर्स्ट शॉर्ट कवरिंग इन बैंक्स एंड सेकंड अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स विच आर नाउ कैचिंग अप एंड दे में स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। आईटीसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कुछ मीडिया कंपनीज हो गई। मुझे लगता है कि दो ट्रेड्स हैं आज के लिए। बिल्कुल निकुंज, गुड मॉर्निंग। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से काफ़ी समय पहले, इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिटी कम होने की बात आपने कही थी, और अब खरीदारी की तरफ हम लौट रहे हैं। यूएस फेड का डिसीजन जो कि 2 दिवसीय बैठक का आता हुआ दिखा, बाजार उस पर रिएक्ट ज़रूर कर रहा है। लेकिन अब टू कर्ब इन्फ्लेशन फेड ने ये फैसला लिया है, इसका इम्पैक्ट क्या लगता है इन्फ्लेशन को आगे चलकर? ऑफकोर्स 2 साल के बाद ये रेट हाइक्स होते हुए दिखे हैं, आगे और 6 हाइक्स के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि फेड आगे अपनी साइज ऑफ होल्डिंग्स जो हैं वो रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट फिर कैसा पड़ेगा ओवरऑल ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट ऑल्सो? मानसी, देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम है कि
मार्केट के अंदर यूएस फेड जो करेगा उससे विश्व के बाजार मूव करेंगे। जी हाँ, यूएस फेड इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट मैटर करते हैं, मगर हमने कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि इन द फर्स्ट रेट ऑफ साइकिल मार्केट्स दे टेंड टू गो हायर। तो क्या जो हिस्ट्री है इस बार रिपीट होगी? वन। सेकंड, इंडिया के अंदर किस प्रकार के रेट हाइक आएंगे? सेकंड। थर्ड, क्या हम इस समय ग्लोबल फ्लोज पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं जो हम हिस्टोरिकली रहे हैं? जी नहीं। चौथा, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो कौन सी कंपनियों के मूल्यांकन में फ़र्क पड़ता है? तो हाई पी स्टॉक्स जो उनमें क्या असर पड़ेगा? तो मानसी एक जो ये चक्र चालू हुआ है इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ज़रूर आएगा, मगर एक ब्लैक एंड वाइट इम्पैक्ट इस समय बताना बहुत मुश्किल है। फेड ने रेट बढ़ाया, मार्केट नीचे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस समय जो चक्र है काफ़ी डिफरेंट है, इन्फ्लेशन डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट है, इंडियन इकॉनमी काफ़ी डिफरेंट कगार पर है, हमारे फ्लोज काफ़ी डिफरेंट कगार पे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हिस्टोरिकली आप जो ट्रेंड देख रहे थे कि भाई यूएस फेड रेट बढ़ाएगा, फॉरेनर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेंगे और मार्केट धराशायी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो चक्र इस समय रिपीट होगा। तो जो फेड कर रहा है उसका इफेक्ट आएगा। यूएस इकॉनमी वाज ऑलमोस्ट रनिंग ऑन मेडिकेशन कमिंग फ्रॉम यूएस फेड, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वह चेंज होगी तो उसका सीधा असर पड़ेगा। मगर इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें असर कम पड़ेगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एनालिसिस के लिए निकुंज। फिर मिलेंगे दोपहर में, वापस बात करेंगे, लेकिन इस समय चलते हैं जो हम संतोष राव के पास और डिस्कस करते हैं कि ये जो तेज़ी पूरे ग्लोबल इक्विटी में नज़र आ रही है, हरा स्क्रीन हो गया है, वो उसके पीछे के कारण क्या क्या है। संतोष, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं आपसे सीरियस बातें करूं, आपके होली के प्लान्स क्या हैं? वहाँ यूएस में आप लोग होली कैसे मनाते हैं? इंडियन कम्युनिटी तो बहुत लार्ज है वहाँ। हाँ, वीकेंड पे होता है, कभी कभी इधर उधर फंक्शंस चलते हैं, बट इट्स नॉट वेरी, ओवरऑल नहीं, कम ही है यहाँ पे। तो बट इंडियन एसोसिएशंस है काफी, तो होली सेलिब्रेशन चलते हैं। राइट, ये जो होली का माहौल, होली के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ग्लोबल माहौल इंप्रूव होता हुआ, हैप्पी होली स्क्रीन बोल रहा है, ग्रीन, हरा गुलाल, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं संतोष? आई थिंक मैं जरा इंथुजियाज्म थोड़ा कर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इन अ वे दिस इज अ रिलीफ रैली। इन अ बेयर मार्केट यू हैव दिस very violent rallies, तो समझिए वही हो रहा है अभी। It's too early to say कि we are all clear now to go up, क्योंकि अभी काफी रिस्क हैं। अभी ये वॉर भी चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन रिस्क बहुत है, और ये रेट्स, तो ये जो चेयरमैन पावेल ने बताया कि ही इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। आई मीन 25 बेसिस पॉइंट्स वाज एक्सपेक्टेड, बट थोड़ा कंसेंसस जा रहा था कि शायद 4 ही 5 होंगे रेजेस, बट ही इज गोइंग ऑल इन, 7 raises overall this year, 3 next year, and then he's going to reduce his balance sheet. So I mean, there's going to be tremendous near-term shock to the economy, but we can withstand it, and that is why the market it dropped initially, and then फिर ऊपर गया जब पावेल ने बताया कि अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, there is tremendous demand and we can withstand this, so there is no risk of recession, and that was the big fear कि रेट्स इतने बढ़ाएंगे, शायद बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, and put us into recession and maybe even stagflation. तो वो रिस्क निकल गया, and उसलिए the market rally. But कल देखना पड़ेगा, कल and परसों देखेंगे कैसा होता है। The yields were flattening, देखेंगे वहां पे क्या असर हो रहा है, तो कल परसों देखना पड़ेगा। This was in a way a relief rally. All right, morning संतोष, pleasure to have you. ये रिलीफ रैली है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे से फेस्टिव मूड में हम इसे देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात जो फेड ने इसमें क्लियरली कही, उन्होंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन isn't particularly alleviated. इसका आप इसे कैसे रीड करेंगे? क्या बाजार ये तो फैक्टर इन कर रहा है कि इन्फ्लेशन है, फेड ब्याज दरें भी बढ़ाएगा, 6 बार बढ़ाएगा, और अगली 2 मीटिंग्स में कुल मिलाकर 75 BPS भी एंटिसिपेट यहाँ करना चाहिए, लेकिन रिसेशन का कोई खतरा नहीं है? क्या ये बड़ी स्टेटमेंट है? बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, क्योंकि कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर वेरी स्ट्रांग, द अंडरलाइंग पेंट अप डिमांड इज स्ट्रांग, द इन्वेंटरीज आर लो, सो द ओवरऑल इवन बिफोर द वॉर, ये जो coming out of Omicron, the market it was just going to snap back up because there was tremendous demand for that, and so we were expecting this. This war came in and added a layer of concern. But inflation, he said, there is no fear of that. Labor demand is strong. There's still so many
openings, wages are going up. So in that sense, the demand side of the equation is solid. Supply side will get better, hopefully, with all this war resolution and all the supply bottlenecks. So I think the supply demand imbalance should come into focus. But the rates are going up because he's just normalizing the rates. He wants inflation at the 2% level down the road. So I think he's just normalizing interest rates, and that's the right thing to do in this atmosphere, especially when he thinks that recession is not a risk. So I think this was a good move, expected move, but in the near term, and like the earlier speaker was saying, 3-4 जब rates बढ़ाते हैं at least 2 or 3 times, the banks, the rate sensitive companies, especially the banks, do very well, and then down after 3 or 4 rate hikes, that's when the impact shows and the economy starts slowing down slightly, inflation peaks up. So that's when the financial slow down. But in the immediate, I think financial will do well, and high quality techs, defensive techs, and the consumer discretionary companies will do well. Okay, clearly financials, high quality tech, discretionary tech और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खास तौर से फोकस रखना चाहिए। और यूएस फेड ने ब्याज दरों में जो 0.25% की बढ़ोतरी की है, उसके चलते हम देख रहे हैं एक्शन पैक यहाँ पर दिन की शुरुआत नजर आती हुई। इस बीच चलिए हमारी टेक्निकल्स की तरफ वापस चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी कॉल्स जो बची हैं वो जान लेते हैं। सीए रुद्रमूर्ति हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्रमूर्ति जी, आप बताइए पहले इंडेक्स पर अपना नजरिया क्विकली। Happy Holi to all the viewers of ET Now Swadesh and also to the team panel. My view on Nifty future hai, like we are now seeing a break of 200-day moving average with a gap up. Technically, this is a very strong move and it will confirm that yes, today even close happening above 17,000, which is very easy. All this confirms to me more short covering will come and Nifty will be headed towards 17,400. And anyone who is yet to take position, buying on the gap up is not advisable. Wait for a dip to levels closer to 17,150 to 17,200. I'm sure we will get an entry at this range. So buy fresh only at the range of 17,150 to 17,200. Look at targets of 17,400. Now the resistance at 17,000 will act as support. Bank Nifty future को देखा है तो support 35,700 पर है and resistance होता है 36,600. I see outperformance from banks. I completely agree with Nikun sir's view of beaten down stocks will now outperform this market, and even financials which have been beaten down badly will start moving up. FIIs have started buying and surely they will be looking at financials to buy. Short covering plus fresh buying will take financials to outperform this market, and even beaten down stocks will do good. My stock recommendations for the day: ICICI Bank is my top pick, and this stock is headed towards 800 rupees, but initially 740 can be the target. Have a stop loss of 700 for this long call. UPL also looks very, very strong. Long-term charts are very bullish. I see a target of 1,000 to 1,200 on UPL for a medium term, but currently for a short-term trade, look at initial targets of 775, stop loss of 740. And IDFC yesterday has given a clear breakout above 58 level, and stock looks very, very strong. Looking at initial targets of 62 and even eventually 68 to 70 rupee, stop loss of 58 for this long call. Alright, तो IDFC, ICICI Bank, UPL, ये 3 कॉल्स रहेंगे। रुद्रा, कॉल ऑफ द डे, योर हाईएस्ट कन्विक्शन ट्रेड इसमें से? मेरे को IDFC looks very, very strong because yesterday it has given a breakout above 58. Closing has also happened above 58. I'm looking at targets of 68 to 70 on IDFC available in futures. Even intraday के लिए any dip to 58, 58, 50 will be a great entry. Looking at targets of 62 initially for a short term, IDFC is my high conviction call to go long in this market. राइट, खुश बोहरा भी हमारे साथ। खुश, मॉर्निंग मार्केट्स तो बिल्कुल वरिड लग ही नहीं रही। इनफैक्ट ग्रीन कलर नहीं, डार्क ग्रीन कलर में आपको ग्लोबल क्यूज दिखे हैं और एसएक्स निफ्टी भी आपको इसी तरह से दिखाई दे रहा है। आपके क्या आज टॉप कॉल्स होंगे और आपकी हाईएस्ट कन्विक्शन कॉल यानी कॉल ऑफ द डे क्या होगी? नमस्कार, एंड आपको और आपके सारे दर्शकों को वेरी हैप्पी होली। देखिए,
काफी सारे पॉइंट्स तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं। मैं कुछ रिआइटरेट ही करना चाहूंगा एट दिस पॉइंट। लेकिन निफ्टी जिस तरह से गैप अप हो रहा है, हमने एसजीएक्स निफ्टी में भी देखा है। एसजीएक्स निफ्टी सुबह करीब 350 पॉइंट्स प्लस ऊपर था, तो जरा सा कूल ऑफ तो हमने वहीं होते हुए देख लिया है। देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट्स ओपन होंगे और जरा सा कूल ऑफ होंगे। ध्यान रहे कि शॉर्ट वीक है, आज एक्चुअली वीक का लास्ट डे है, तो जरा सा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। मेरे लेवल्स इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू रुद्रास, व्हिच इज 16,900 के आसपास मार्केट में सपोर्ट देख रहे हैं हम। कल ही हमने वीकली ऑप्शंस में 16,900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बनते हुए देखा था, तो एनीवे दैट वाज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। और अब तो जिस तरह से मार्केट गैप अप हो रहा है, दैट विल फॉर्म अ बेस। 17,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहां हमने कॉल राइटिंग देखी है, और मार्केट्स ऊपर आके पहले भी यहां से टर्न अराउंड हुए हैं, तो 17,400 विल रिमेन अ क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल। जरा सा डिप में बाय साइड पे बने रहिए। तो बैंक निफ्टी इज अ स्लाइटली डिफरेंट एनिमल। बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग एंड देयर आउट परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। बैंक निफ्टी में अगर 36,200 या इसके नीचे मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली बाय किए जा सकते हैं विद 36,200 टू 36,400 के टारगेट्स एंड 35,500 जहां पे हमने अच्छा पुट फॉर्मेशन, पुट बेस देखा है बनते हुए। स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें तो मेरा पहला पिक है एंजल वन। ये मेरा पिक ऑफ द डे भी है। जिस तरह से मार्केट्स में हमने फॉल देखा था लास्ट 1 से 2 महीनों में, इस स्टॉक में उतना करेक्शन नहीं आया था। इनफैक्ट 1200-1250 के आसपास ये कंसोलिडेट ही कर रहा था, और जैसे ही पहला चांस मिला, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहा है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ द स्टॉक रीटेस्ट्स इट्स रीसेंट हाइज ऑफ 1500, लेकिन अगर जरा कंजर्वेटिव भी हो तो भी 1450 के टारगेट से इसे बाय किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1400। मेरा अगला पिक है बीडीएल। मार्केट्स गिर रहे थे और ये स्टॉक बढ़ रहा था, तो बढ़ते मार्केट में ये स्टॉक और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर, बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड फॉर्म हो रहा है इसमें, तो इसके लिए टारगेट्स रहेंगे 565 के और स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। और मेरा लास्ट पिक है जो एफएनओ स्टॉक भी है, वो है ओबेरॉय रियल्टी। हम देख रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स में एक 10 इयर्स लंप को ब्रेकआउट करके ग्राउंड लेवल पे भी हम डिमांड देख रहे हैं, और स्टॉक्स में भी यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रहा है। तो 940 के टारगेट से ओबेरॉय रियल्टी बाय किया जा सकता है। पहले भी स्टॉक में यहाँ रेजिस्टेंस आया है, कॉल बेस भी है, तो हो सकता है 940 के आसपास इस स्टॉक में जरा सा रेजिस्टेंस दिखे, लेकिन 940 तक इस स्टॉक में जाने का दमखम है, और स्टॉप लॉस रहेगा 920 का। राइट कुश की तरफ से आती हुई। वैसे संतोष, आपकी कॉल ऑफ द डे रह गई, आपकी कॉल ऑफ द डे आज के लिए टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी होगी? बढ़ते नजर आएंगे, स्पेशली एफआईएस फेवरेट नेम्स, तो इन्फोसिस मेरा टॉपिक रहेगा। ओके, चलिए एक और क्विक पोल कर लेते हैं। डिपस्टिक संतोष, आप कहाँ बैठे हैं, बॉम्बे में कि इंदौर में? आपका होली का प्लान क्या है, जरा बताइए तो। ऑलरेडी प्लान बन चुका है, कल हम जा रहे हैं और फ्रेंड्स लोग फैमिली के साथ पूरा, तो कल का प्लान रेडी है, तो कल काफी होली एंजॉय करने वाले हैं। हमारे एक्चुअली इंदौर में रंग पंचमी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होली के बाद रंग पंचमी एक इंदौर का जाना माना फेस्टिवल होता है, तो 5 दिन बाद जब रंग पंचमी रहेगी तो उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, हमें ढेर सारी फोटोग्राफ भेजिएगा रंग पंचमी की, प्रियंका यूज करेंगी उसको ट्विटर पे। बेंगलोर में तो बहुत सूखी होली होती होगी, रुद्रा क्या प्लान है होली का? Yeah, Ajay ji, first of all, want to enjoy the whole Holi with my team members here at office. We have already planned 4 o'clock से 6 o'clock तक evening इधर we play Holi, and we have an outside enough space available to do that. Whole team will integrate, have a fun time today, and also back at family also we will be enjoying with good sleep. खुश, आप बताइए, ठंडाई वंडाई भांग का प्रोग्राम बन रहा है कि नहीं? ठंडाई का तो बन रहा है, भांग का पता नहीं, लेकिन देखिए 2 साल बाद होली मना रहे हैं। हाँ, ये बात होली तो मना रहे हैं, ये बात तो 2 साल की कसर निकालनी है, तो सुबह से कार्यक्रम शुरू होंगे और शाम तक चलेंगे। सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सब जगहों पे ही प्लान्स बन चुके हैं, तो जी हाँ, एक्शन पैक्ड डे फॉर श्योर। बिल्कुल। अजय, इस मौके पर हमें ना रुद्रा से एक हिंदी में होली पर कोई कहानी, कोई शेर, कोई तो विश चाहिए, लेकिन हिंदी में चाहिए रुद्रा आपसे। सभी ईटी नाउ स्वदेश दर्शकों को रुद्रा और टीम और ईटी नाउ स्वदेश टीम से शुभकामना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पूरा दिन ट्रेडिंग का बाकी है, होली के मस्ती में कहीं ट्रेडिंग न भूल जाए, और शरद दुबे हमारे साथ है ये बताने के लिए
कि कौन से स्टॉक्स में आज एक्शन हो सकता है। गुड मॉर्निंग शरद। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अशोक लीलैंड और नेक्स्ट डिजिटल फोकस में रहने वाला है। ये दोनों कंपनीज आज दिन के ट्रेड में फोकस रहेंगे। नेक्स्ट डिजिटल जो है मर्ज करने वाले हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस को। अब देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट डिजिटल है, शेयर होल्डर्स जो हैं HLFL के, उनको वो शेयर्स देने वाले। हालांकि स्वैप रेशियो अभी डिसाइडेड नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अशोक लीलैंड ऑलरेडी 69% स्टेक होल्ड करता है इस कंपनी में, और देखा जाए तो ये उन्होंने पास्ट में लिस्ट करने की कोशिश किए थे पर वो असफल रहे थे। तो एक टाइप से रिवर्स मर्जर देखा जा सकता है जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डिजिटल है, एक टाइप से NBFC आगे जाके बन जाएगी। तो ये दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा जिंदल पॉली पे। यहाँ पे कंपनी ने जो है अनाउंस की कि उनकी जो प्लास्टिक्स पैकेजिंग बिजनेस है उसको डिमर्ज करके एक नई होली ओन्ड सब्सिडरी में खोलेंगे, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट निवेश होगा ब्रुकफील्ड का, जो 25% स्टेक जो है खरीदने वाली है 2000 करोड़ रुपए देके। अब देखा जाए तो इस पे जो पोस्ट ट्रांजैक्शन है, जिंदल पॉली के पास 75% स्टेक रहेगा इस नई होली ओन्ड आर्म में, और देखा जाए तो लगभग 85% रेवेन्यू जो है आपके पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से आता है। और ये डील वैल्यूएशन की बात करें तो 8000 करोड़ रुपए में जो है ये इक्विटी वैल्यूएशन पाया, लेकिन जो कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 5600 करोड़ की है। तो अगर कैलकुलेशंस देखें तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 40% के ऊपर 50% के बीच में जो है प्रीमियम इस डील को देखा जा सकता है। डील कंप्लीशन जो है फर्स्ट हाफ FY23 को होगा। अब इसके अलावा तीसरा स्टॉक रहेगा मारुति फोकस में। यहाँ पे इनके चेयरमैन VC भार्गव ने स्टेटमेंट दी है कि जो CNG कार आउटपुट है कंपनी की वो बढ़ने वाली है, लगभग 6 लाख यूनिट बढ़ा सकते हैं FY23 के लिए, और जो लोअर प्राइसेस रहते हैं CNG की उसके कारण जो है स्मॉल कार बायर्स को अच्छा इंपॉर्टेंस मिलेगा। और उसके अलावा CNG कार बिक्री में लगभग 50% जो है प्रोडक्शन आउटपुट जो है एक साल में बढ़ने की उम्मीद है। और आखिरी में कंपनी ने जो पेंडिंग ऑर्डर है वो लगभग 1.15 लाख यूनिट्स का CNG कार्स का है। तो CNG थीम जो है मारुति पे आज प्रेवलेंट रहेगा, तो स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करिएगा। शेयर्स हमारे सामने हैं और आगे और भी कई सारी खबरें जो कि फोकस में रहेंगी वो भी हम जानेंगे शरद से, लेकिन इस बीच ये 3 बड़े खबरें हैं जो कि हमने आपके सामने रखी। हमारे साथ कुणाल बोत्रा मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अच्छी तेजी के बीच मजबूती के रंग नजर आ रहे हैं विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए। सेंटिमेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं? लेवल्स आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है? धन्यवाद मुझे शुमेर इन्वाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे व्यूवर्स को भी इग्नोस स्वदेश के। मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 4 दिन से 5 दिन में हमने रिकवरी देखी इंडाइसेस में। हम कल भी बता रहे थे कि 16,700 का एक क्रूशियल पड़ाव है, उसको क्रॉस करने के बाद में मार्केट के लेग्स अपसाइड में बहुत खुल जाते हैं। आज अगर इंडेक्स 17,250 के आसपास खुलता है तब हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करने चालू कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए कि जो नेगेटिविटी थी वो काफी ज्यादा कवर अप हो चुकी है। कल का जो मार्केट में 2 पॉजिटिव फैक्टर्स थे। पहला जो था वो निफ्टी की प्रीमियम और बैंक निफ्टी की प्रीमियम वापस आ गई, बिकॉज लास्ट हम 2 एक्सपायरी से देख रहे हैं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रीमियम थी वो लगभग पैरिटी या डिस्काउंट पे होती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि बुल्स की स्ट्रेंथ वापस आ गई। अगर ये मेंटेन होती है तो आने वाले कुछ एक दिनों में हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फैक्टर्स भी देख सकते हैं इंडाइसेस में। और जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा वो था वो मार्केट ब्रेथ ओपन अप होने का। तो अगर हम कल के परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स कहीं भी टॉप 10 स्टॉक्स में नहीं थे FNO लिस्ट में। वो मिड कैप स्टॉक्स और द सेकंड और द टायर टू लार्ज कैप नेम्स परफॉर्म कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए कि जो ब्रेथ है वो ओपन अप हो रही है। ये दर्शाता है कि मार्केट की कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो चुकी है। 17,000 अब एक नया सपोर्ट बन सकता है इंडेक्स के लिए। तो जब तक हम 17,000 के ऊपर ट्रेड करें तो पॉसिबल है कि ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं और वॉलिटिलिटी ग्रेजुअली सबसाइड हो सकती है। उस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल पिक करूंगा और मेरा जो व्यू रहेगा वो मेजरली फाइनेंशियल्स पे रहेगा। सो 2 बाय कॉल। पहला रहेगा फेडरल बैंक पर। मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक बहुत ही क्लासिकल चार्ट बन रहा है। एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक की मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पे उभर के आ रहा है फेडरल बैंक। हमने देखा है बार बार ये स्टॉक जब करेक्ट करता है तब एक हायर बेस बनाता है और लगातार 103 104 के एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वो ट्राई करता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ एक दिनों में शायद ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए फेडरल बैंक के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 105 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 95 का। बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है फेडरल बैंक में अगर वो 105 के लेवल्स को क्रॉस कर दे। तो ये पहला कॉल रहेगा। दूसरी जो कॉल रहेगी वो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। बीटन डाउन स्टॉक्स फाइनेंशियल्स में है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
बट जब हम लास्ट 3 स्विंग लोज की बात करें तो LIC हाउसिंग ने एक ट्रिपल डाइवर्जेंस बनाया है, जो कि प्राइस वाइज 3 कंसेक्यूटिव लोज मारा है, बट RSI ने काफी अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस दिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया सेटअप होता है, इंडिकेट करता है कि स्टॉक में एक एकाएक तेजी और रिकवरी आ सकती है। बाय के लिए रिकमेंड करूंगा, ऑलमोस्ट 10% अपसाइड टारगेट रहेगा 400 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 350। और राइट, कुणाल की तरफ से ये कॉल्स आती है, और कुणाल और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि जिस तरह के लेवल्स हम ईटिन ऑफ स्वदेश पे बात कर रहे हैं, बैंग ऑन होता है। कुणाल, हमें आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन याद है, आई थिंक परसों की कॉन्वर्सेशन थी, जब सेकंड हाफ में आप कह रहे थे बाजार शायद कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन आई एम बुलिश ऑन दैट कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिर्फ हरा रंग नहीं, गाढ़ा हरा रंग आज बाजार में देख रहे हैं। वेरी वेल स्पॉटेड कुणाल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अजय? हाँ बिल्कुल, अब अपने फंडामेंटल गेस्ट को भी जोड़ते हैं हम। अभिषेक जैन क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? ऑलराइट, अभिषेक जैन तैयार होकर आ रहे हैं शायद। तब तक हम शरद के पास जाते हैं और जानते हैं उनसे और दूसरे कौन से स्टॉक से न्यूज़ है आज। शरद? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले JSW एनर्जी फोकस में रहेगा। तो यहाँ पे एक बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, जहाँ पे उनके जो थर्मल बिजनेस है, फिर आप जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है, उसको एक नए होल्डिंग कंपनी में दिया जाएगा। जो होल्डिंग कंपनी का नाम रहेगा JSW नियो। तो इस जो NCLT के जो अप्रूवल्स है वो ज़रूर बाकी रहने वाले, तो स्टॉक जो है ज़रूर रिएक्ट करेगा। याद रखिए, ये अनाउंसमेंट जो है 25 फरवरी को ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी डिटेल्स आई हैं। ऑयल इंडिया भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे बोर्ड ने जो अप्रूवल दे दी है कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उनकी जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोजेक्ट है उसको जो है मंजूरी दे दी गई है, और जो एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट है वो लगभग 6,555 करोड़ का निवेश है। तो ज़रूर ये स्टॉक को ज़रूर ट्रैक पर रखिएगा। बजाज फिनसर्व में भी जो है रीअपॉइंटमेंट हुई है संजीव बजाज की एज एन MD, और अगले 5 साल तक जो है वो MD रहने वाले हैं। तो स्टॉक पे जो है फोकस ज़रूर रखिएगा। JSK फार्मा में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनकी जो आयोडेक्स ब्रांड है और जो ओस्टा कैल्शियम ब्रांड है, इन दोनों ट्रेडमार्क्स की जो है कंप्लीट हो गई है सेल्स भारत में। तो एक टाइप से इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के। वोल्टस में रहेगा फोकस में। याद रखिए, समर स्टॉक्स फोकस में है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और इनकी डिमांड डीलर लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे दोनों पे बढ़ने की जो है एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें एक अप्रूवल आया है कि जो JV है हांगकॉन्ग की एक कंपनी के साथ, जहाँ पे वो एयर कंडीशन पार्ट्स को जो है बेचने वाले हैं। तो एक टाइप से इंटरनेशनल JV है। हालांकि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपके इंटरनेशनल बिजनेसेस में कम है, तो वैल्यू अनलॉकिंग देखा ज़रूर जा सकता है एक्सपोर्ट थीम बेसिस पे। और आखिरी में बात करेंगे PNC इंफ्राटेक में। यहाँ पे कंपनी को लगभग 83 करोड़ रुपीस का जो है अर्ली कंप्लीशन बोनस मिला है उनके जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच शरद। इसमें से एक स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा। खुश के पास जाते हैं। खुश, JSW एनर्जी की बात करते हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप JSW एनर्जी का ग्राफ लेके आए 2 साल का, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रह चुका है। एक्चुअली 60 रुपये वाला 350-400 गया था, और इस करेक्शन के पहले और थोड़ा लंबा ग्राफ लेके आ सकते हैं क्या, तो 350-400 वाला वापस आ गया 300, और अब काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के। ये सब क्या इसका बेस फॉर्मेशन हो गया है? क्या यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव दिखा सकता है कुछ? बहुत ही लाइकली है, क्योंकि करीब 300 के आसपास हमने इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। 300 से 310 के जो लेवल्स हैं, इसी रेंज में हमने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। एक हल्का सा जो नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, बट एक हल्का सा कॉशियस फैक्टर है, वो ये कि अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस की जरा नीचे ट्रेड कर रहा है, जो करीब 312 के आसपास बनते हैं। अगर उनको क्रॉस करता है तब तो डेफिनेटली इसमें एक स्पर्ट आएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन 300 के लेवल्स के आसपास हुआ है, 295 to 300 लॉन्ग कैंडिडेट फॉर श्योर बनता है ये स्टॉक। और ऊपर में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 330-340 के लेवल्स हैं जो ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। इस ब्रेकआउट के बाद काफी लंबा कंसोलिडेशन फेज था, तो एक ब्रेकआउट देके 330-340 के लेवल्स भी हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। अभिषेक जैन भी हमारे साथ जुड़ गए फाइनली। अभिषेक, कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत हो गई थी शायद आपके वहाँ, लेकिन आपका कुर्ते का रंग बहुत शानदार लग रहा है। आप भी पूरे होली के माहौल में, पोर्टफोलियो का रंग तो हरा हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको और आपकी पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अजय जी याद करें कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब 15,900 के लेवल पे था मार्केट, और मैंने तब भी कहा था कि मार्केट में आपको ट्रांचेस में ऐड करना चाहिए और फाइनेंशियल्स जो हैं वो ही लीड करेंगे मार्केट में। और हम हमारा व्यू भी यही बना के चल रहे हैं। पोर्टफोलियो में अगर हरा और देखना है तो थोड़े फाइनेंशियल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग
बहुत सारी कंपनीज आपको काफी अच्छे लेवल पे मिल गई, उस टाइम मिली होगी। राइट नाउ अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंश्योरेंस सेक्टर में। गवर्नमेंट जिस हिसाब से मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जैसे 2024 का इलेक्शन आएगा तो उसमें काफी आएगा, तेजी आएगी, तो पोर्टफोलियो का रंग तो डेफिनेटली हरा ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गर्मा गर्म स्टॉक पिक्स हो जाएं आपकी तरफ से। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा ब्रोकन डाउन सेक्टर हो गया था, ओवर एंड अबव द अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट 15 दिन में क्रूड 130 मार के आया, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा रिकवरी भी आ रही है। कुछ स्टॉक पिक्स डिस्कस करिए, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या इवन एनबीएफसीज में जो आपको पसंद है फाइनेंशियल्स में। तो फाइनेंशियल्स में हमारा व्यू एक बंधन बैंक पे काफी पॉजिटिव है। बंधन बैंक हमारा व्यू ये है कि एमएफआई जो सेगमेंट है राइट नाउ, इसका कहीं कोई अगर जैसे लोगों का कंसर्न है कि इनपुट कॉस्ट स्लो डाउन वगैरह उसका रहेगा, हमारा ये व्यू है कि रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगी और रूरल में जो रिकवरी आएगी उसका एमएफआई में गवर्नमेंट को, इसमें बंधन बैंक को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो बंधन बैंक एक स्टॉक है जो हमें पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा उज्जीवन फाइनेंशियल करके मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक है, ये होल्डिंग कंपनी है उज्जीवन एसएफबी की। ये एक कंपनी है, अगर मेरा ये व्यू है कि यहाँ से आपको 3 गुना के भाव आपको 1 साल में, 1 से 1.5 साल में मिल जाएंगे। एमएफआई में ये एक तो आपको काफी अच्छी रिकवरी हो रही है। रिकवरी जो है इन्होंने ऑलरेडी 15% से जो ग्रॉस एनपीए था वो 9%, 9.8% आ गया है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने अपनी कॉल पे 100 ओनली नेक्स्ट ईयर की क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस सिर्फ ओनली 100 बिप्स दी है, तो इसका मतलब काफी अच्छी रिकवरीज हो रही है और डिसबर्समेंट में भी काफी नंबर्स आएंगे। और इसका एक ये रिवर्स मर्जर का भी प्ले कर रहा है राइट नाउ। तो ये स्टॉक मेरे को लगता है यहाँ से आपको 300 से 350 रुपए नेक्स्ट 1 से 12 से 15 महीने में जब रिवर्स मर्जर कंप्लीट होगा तब आपको दिखेगा। इसके अलावा बैंकिंग में अगर आप देखेंगे, मन्नापुरम फाइनेंस बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नापुरम आफ्टर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट अभी रिकवरीज जिस सेम गोल्ड डिसबर्समेंट, गोल्ड के प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं, तो इसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा। ये अपनी बुक थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एनआईएम्स वगैरह में भी जो लास्ट क्वार्टर आया था उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे मेरे को लगता है ये क्वार्टर से इम्प्रूव होगा। वैल्यूएशंस काफी अच्छे हुए, स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है। तो मिड कैप्स में ये है और लार्ज कैप्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हम क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स जिस तरह से बैंक्स पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं और बंधन बैंक पर आपने जिक्र किया, सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आती हुई दिखी थी जिसमें खरीदारी की राय और कन्विक्शन बंधन बैंक पर जरूर दिखा था। ऑटोमोबाइल स्पेस पर आपका क्या नजरिया है? यहाँ पर भी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऑटो पीएलआई पर हमने खबर बताई थी, खबर पर मोहर भी लगी थी और तब से हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस जो है अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट सेगमेंट को लेकर काफी पॉजिटिव नजरिए यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। ऑटो स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? तो ऑटोमोबाइल में अगर हमारा जो व्यू है राइट नाउ कि अभी 2 व्हीलर स्पेस में काफी मेरे को लगता है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों के दोनों यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जो थीम है राइट नाउ, मेरे को लगता है कि इसमें हीरो मोटोकॉर्प जो अभी 3.5 लाख बाइक बेच रहा है, जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, प्लस रूरल में पिकअप होगी, शादियों का भी अभी मई जून में काफी अच्छा आएगा जो लास्ट ईयर नहीं था। तो ये जो नंबर है वापस हीरो मोटोकॉर्प 4.5-5 लाख तक आसानी से पहुंच सकता है अगले वर्ष में। प्लस इनका जो ईवी पुश है, एथर में ऑलरेडी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। प्लस इन्होंने पिछले महीने अनाउंसमेंट किया था कि अपना खुद का ईवी में भी एक और ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका भी काफी पुश मिलेगा। तो एक दोनों हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आप 4 व्हीलर्स को मैं टाटा मोटर अगर आपको खेलना है तो डीवीआर पे मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ राइट नाउ। मारुति में भी जैसे जैसे अभी सेमीकंडक्टर इश्यूज हो सकता है 3 महीना और रहे, बट उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी, अभी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, काफी अच्छी पाइपलाइन है राइट नाउ। और स्टील प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल है, अभी थोड़ा पिकअप हुआ है बट वो जो गिरे थे उन्हीं में तो कुछ रिकवरी हुई है। तो मार्जिन वाइज अभी वर्स्ट मेरे को लगता है Q4 के बाद थिंग्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अपने को ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अपने ध्यान रखना चाहिए राइट नाउ। ऑटो एंसिलरी स्पेस में मेरा ये व्यू है कि अभी हो सकता है यहाँ से रिजल्ट इस क्वार्टर के इतने अच्छे नहीं आएंगे बिकॉज मार्जिन प्रेशर रहेगा, प्लस एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा यूरोप के कारण इशू आया है राइट नाउ।
और सेमीकंडक्टर इश्यूज, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इश्यूज के कारण इनमें आप जो बोल रहे हैं, पहले जो था कि भाई फरवरी मार्च से इम्प्रूवमेंट आएगा, बट अभी रशिया के कारण 6 महीना और डिले हो जाएगा 4 से, तो वहां पे भी आपको एक आय रखनी चाहिए। और जैसे जैसे अगर नंबर खराब आते हैं और आपको 20 से 25, तो कंपनीज लाइक एलिकॉन, कैसल रॉय, शारदा मोटर्स, महिंद्रा सीआई और काफी ज्यादा मिड कैप्स में काफी अच्छे कंपनीज हैं राइट नाउ। वेरॉक इंजीनियरिंग हो गया, 2 व्हीलर स्पेस में अगर आपको खेलना है राइट नाउ, फीएम इंडस्ट्रीज है, तो ये कंपनीज काफी अच्छे लेवल पे आ चुकी हैं, बट थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, बट व्यू पॉजिटिव ही है ऑटो एंसिलरी में। बट ऑटो एंसिलरी में मेरा ये व्यू है कि आपको मई में हो सकता है कि नंबर्स इतने अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आपको ट्रांचेस में ऐड करना चाहिए। मेरा व्यू ये है कि अगर आप पहला जो रिकवरी आएगा वो आपको 2 व्हीलर स्पेस में मिलेगा, और वहां पे आप बजाज ऑटो और हीरो मोटो का बहुत ही अच्छे लेवल पे है राइट नाउ आज की तारीख में, और दोनों का ईवी पुश भी है। और इसके अलावा बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट्स में भी अब धीरे धीरे रिकवरीज हो रहा है राइट नाउ। लास्ट क्वार्टर भी, लास्ट महीने के भी नंबर, एक्सपोर्ट्स नंबर अच्छे थे, डोमेस्टिक में इतना नहीं हुआ था, डीलर लेवल इन्वेंट्री थोड़ा कम है। इसके अलावा एक और ऑटो में एक स्मॉल कैप है, शिवम ऑटो करके, हीरो ग्रुप कंपनी है, ये एक काफी इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है आगे जाके। और राइट, तो ये ऑटो पैक पे राय मारुति सुजुकी हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन मई क्वार्टर के लिए वो उन्हें लगता भी है मई मंथ में थोड़ी सी शायद सबड्यूड या मार्जिन प्रेशर रख सकते हैं। लेकिन मारुति पे ऑफ कोर्स एक बड़ा अपडेट जो इस तरह से आया कि वहाँ चेयरमैन भी उनके कह रहे हैं कि सीएनजी यूनिट्स जिस तरह से उनकी बिक्री है और FY23 के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन टारगेट वो रख रहे हैं। मारुति पे ऑलरेडी आप मूव हम देख भी रहे हैं। चलिए आज मार्केट नरेश मिरानी को कैसी लग रही है? नरेश मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। अब तो हमने वो जिस इवेंट का हम इंतजार कर रहे थे वो भी हो गया, फेड की तरफ से बयान आ गए, बाजार लग रहा है बहुत हद तक इसको लेकर वरीड ही नहीं था। अब यहाँ से कितनी तेजी दिख सकती है आपको? पहला टारगेट जो है वो 17,300 का रहेगा निफ्टी पर, 36,500, 36,700 बैंक निफ्टी पर, और इसके बाद देखना है कि अगर इसके ऊपर भी टिक पाता है तो 17,500, 600 तक मैक्सिमम है। 17,600 एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट लेवल होगा जो क्रॉस करना है निफ्टी को। तो मेरा मानना है कि वहां जाके एक पॉज आना चाहिए ये पीरियड में, जैसे 16,400 के नीचे ब्रेक होके एक एक्सटेंशन 15,700, 800 तक आया था। अगर 17,300 के ऊपर टिकता है तो 17,600 का एक लेवल भी आ सकता है, बट वहां पे जाके एक अच्छा रेजिस्टेंस आना चाहिए। और अब यहां से जाकर अगले वीक से स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा तेजी रहेगी कंपेयर टू द इंडेक्स। बिल्कुल, तो पहला टारगेट 17,300 ये तो अभी क्लियर दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस की भी बात यहाँ पर नरेश कर रहा है। अब कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स होंगी जिस पे बेट कर सकते हैं नरेश? पहले रहेगा बाय ऑन आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे एक अच्छा बेस भी बन चुका है और ऊपर से 840 से लेकर 640 तक करेक्शन हुआ था, और इसमें लीडरशिप है बैंकिंग में। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म टारगेट 780, स्टॉप लॉस 700। सेकंड है हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे ये क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में ये स्टॉक जो 2750 से 2850 का ब्रेकआउट के जोन से नीचे आकर नया लो भी बनाया 2300 के नीचे, अब 2300 के ऊपर रिवर्सल दे दिया, तो अब मिनिमम टारगेट अगले 1-2 दिनों के लिए होगा 2500, स्टॉप लॉस 2330, बट इवेंचुअली ये 2800, 2850 भी क्रॉस कर सकता है। नरेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने मार्केट पर एनालिसिस, इंडेक्स स्पेसिफिक कॉल्स, साथ ही बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी आपके हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू, हैप्पी होली वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि कौन से फंड एक्शंस होने वाले हैं, कौन से इन्वेस्टर मीट्स हैं जो कि आज फोकस में है। बताने के लिए शरद है मौजूद हमारे साथ। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो सेंट्रम ब्रोकिंग के साथ जो है मिलने वाले हैं, और मार्च 17 जो आज है, आज का जो इम्पोर्टेंट मीटअप्स है। उसके अलावा पूना वाला फिनकॉप भी जो है ICICI सिक्योरिटीज से मिलने वाले हैं आज के डेट पे, और उसके अलावा शोभा का भी एक इम्पॉर्टेंट मीटअप्स देखने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन शोभा के 3 इम्पॉर्टेंट मीटअप्स है। सबसे पहले स्पेशली रहने वाला है आपका ICICI सिक्योरिटीज़ का जो मार्च 17 को रहेगा। इसके अलावा JP मॉर्गन, HSBC, मोतीलाल ओसवाल जैसे जो फंड हाउसेज हैं वो भी फोकस में रहने वाले हैं, और आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं ये इंपॉर्टेंट मीटअप्स। इसके अलावा भारत फोर्ज में भी देख सकते हैं ब्लैक रॉक और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ मीटअप है, प्रिंस पाइप्स का DSP इन्वेस्टमेंट्स के साथ है, और बार्बिक्यू नेशन ज़रूर जो है ऑलमोस्ट 10 संस्थागत निवेशकों के साथ मीटअप करने वाले हैं। बार्बिक्यू नेशन में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इनके जो अनलॉक थीम प्ले आउट हो रही है और स्टॉक में भी बहुत
बहुत एक अच्छी रिएक्शन देखने मिल रही है, तो ये ज़रूर फोकस में रहने वाले हैं स्टॉक। एक्शन और कौन से मीटिंग्स आज इंपॉर्टेंट हैं, ये विस्तार से आपने यहाँ पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक प्राइसेस में नजर आए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हमारे पास, चलिए जान लेते हैं पूजा से। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। आज ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। शुरुआत पेटीएम से करते हैं। मैक्वायरी ने पेटीएम पर लक्ष्य जो है वो घटा दिया है और 450 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। मैक्वायरी लगातार हम आपको बता दें कि लक्ष्य कम कर रही है और यहाँ पर उन्होंने ये भी निवेशकों को सावधान किया है कि इस स्टॉक में निचले स्तरों पर खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। आने वाले समय कंपनी के लिए और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो ये राय पेटीएम पर आई है। नायका पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य जो देख रहे हैं वो 1650 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। कंपनी में ग्रोथ और मुनाफा दोनों का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है और ऑनलाइन ब्यूटी स्पेस में कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन भी एंजॉय कर रही है। तो नायका पर कवरेज शुरू की है, लक्ष्य 1650 का। इन्फोएज पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और अपग्रेड कर दिया है, सेल से बढ़ाकर न्यूट्रल की राय दे दी है। लक्ष्य देख रहे हैं 4380 रुपये प्रति शेयर का। मौजूदा वैल्यूएशन पर इनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर नजर आ रहा है पीयर्स के मुकाबले। अब कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो कोल इंडिया पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की राय रेटिंग बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 265 रुपए प्रति शेयर का देख रहे कंपनी पे। आने वाले समय में पावर की मांग मजबूत रहेगी और कोल की मांग में बढ़त भी बरकरार रहेगी, ये कहना है जेपी मॉर्गन का। एलएनटी पर सेलेसे की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 2340 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। एलएनटी हैदराबाद मेट्रो का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, लेकिन इनका मानना है कि डेट रिफाइनेंसिंग से थोड़ा सहारा मिलेगा और आने वाले समय में FY24 तक का हैदराबाद मेट्रो का जो घाटा है वहां पर भी कमी देखने की अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और आखिर में बात करते हैं एम्फेसिस की। सिटी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 3375 रुपए प्रति शेयर का है। अपने पेयर्स के मुकाबले सिटी का मानना है कि बेहतर स्थिति में है और मार्जिन 14.5% से 16% के बीच रहने का अनुमान है। डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एम्फेसिस की। थैंक्स फॉर दैट पूजा। वापस जाते हैं और रुद्रा से बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। इनफैक्ट अभिषेक जैन से लेते हैं। अभिषेक, ये अशोक लेलैंड का जो ट्रांजैक्शन आया है, अशोक लेलैंड का मार्केट कैप है 35,000 करोड़। नेक्स्ट डिजिटल के अंदर जो अशोक लेलैंड फाइनेंस जो मर्ज हो रही है वो क्या 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी बन जाएगी? क्या इसकी वजह से हो सकता है कि अशोक लेलैंड में नेक्स्ट डिजिटल तो कल भी ऑलरेडी 10% ऊपर था, शायद आज भी हो, क्योंकि उसके अंदर एक ठोस बिजनेस आ रहा है और आपको याद होगा हिंदुजा ग्लोबल को बिजनेस अपना डीमर्ज करके उधर चला गया था, जो उस चक्कर में काफ़ी पिटा था स्टॉक। तो अशोक लेलैंड, नेक्स्ट डिजिटल, इन सब में एक्शन आज देखते हैं और इस ट्रांजैक्शन को कैसे देखते हैं अभिषेक? ये वैसे देखा जाए तो अशोक लेलैंड के हिसाब से ये देखा जाए तो लोगों को डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं लगता है और मार्केट हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा नेगेटिव ले सकता है राइट नाउ। ये मेरा व्यू है राइट नाउ फॉर अशोक लेलैंड। नेक्स्ट डिजिटल के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव मूव है, अगर इसका क्या रेशियो रहता है उस पर भी देखना चाहिए। बाकी मैंने इसको अभी डिटेल में नहीं देखा है तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर, फंडामेंटली आप कौन से एरियाज को स्टडी कर रहे हैं, कौन से कॉल्स वॉल्स अटेंड कर रहे हैं, क्या है आपके रडार पे? तो अभी हम बहुत सारी एग्रीकेम, ऑटोमोबाइल, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जहाँ पे होटल्स हो गए, वहाँ पे कई कंपनीज से मिल रहे हैं राइट नाउ और उनसे पता कर रहे हैं कि ग्राउंड रियल्टी क्या है। सीमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में भी काफी ज्यादा अभी लोगों से मिल रहे हैं। तो लाइक कंपनीज में काफी मिल रहे हैं राइट नाउ। एक चीज समझ में आ रही है सर कि इसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहेगा राइट नाउ। ये क्वार्टर बहुत सारी कंपनीज को मार्जिन प्रेशर भी रहेगा और थोड़ा सा वॉल्यूम में भी, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स में जहाँ पे थोड़ा यूरोप वगैरह जहाँ सेंट्रिक है वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम्स में भी इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे ऑटो एंसेलरी में लोग जो आज से 2-3 महीने पहले जो एक्सपोर्ट्स को लेके काफी ज्यादा उत्साहित थे, वो अभी रशिया के इशू के कारण थोड़ा वहाँ पे स्लो डाउन है। बट ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है सभी लोगों की और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर ये जैसे ही क्राइसिस खत्म होगा थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मलसी। सो काफी ज्यादा कंपनीज से मिल रहे हैं राइट नाउ और मिल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि काफी ज्यादा, और कुछ कंपनीज में डिटेल वर्क भी चालू कर दिया है राइट नाउ सर।
तो सेक्टर्स जैसे ऑटो एंसिलरी मैंने बोला कि आप हो सकता है एक क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, बट मई जून में उस टाइम में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी आर रेडी टू बाय। होटल स्पेस में काफी ज्यादा अभी जो चैनल चेक्स कर रहे हैं, प्राइजेस अभी भी काफी स्ट्रांग है राइट नाउ, और ऑक्यूपेंसीज लाइक स्टिल एट हाई लेवल, लास्ट क्वार्टर जितनी नहीं है बट ये क्वार्टर में भी काफी ज्यादा है राइट नाउ। और अभी जैसे होली पे अगर आप देखेंगे, आज आप किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको मुंबई टू गोवा टिकट 30 से 35 हजार रुपए में आपको गोवा में आज की तारीख में रूम मिल रहा है राइट नाउ 5 स्टार प्रॉपर्टी में। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि लोग पैसा स्पेंड करने को तैयार है, और काफी ज्यादा नंबर्स वगैरह उन्होंने जो सेविंग की है, कॉस्ट सेविंग की है, वो एक आगे जाके काफी ज्यादा बेनिफिट देगी राइट नाउ। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बाटा वगैरह जैसी कंपनीज है राइट नाउ, तो ये सब कंपनीज वगैरह जो आप अनलॉक थीम कहते हैं राइट नाउ, नवनीत पब्लिकेशन हो गई, जैसे स्कूल्स खुलेंगे राइट नाउ, तो कंपनी के पास कैश भी है, वो एक रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा अभी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया है, तो ये क्वार्टर भी नंबर अच्छा आएगा, और सेल्स में कहीं कोई स्लो डाउन नहीं है राइट नाउ। बुकिंग अभी भी काफी स्ट्रांग है राइट नाउ, तो सेक्टर्स वाइज स्पेसिफिक यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छा है, तो फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ये सब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, होटल्स और थॉमस कुक जैसी कंपनी जहाँ पे लोग काफी ट्रैवल, जैसे ही बाहर का ट्रैवल भी अभी जैसे 28 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 26 या 28 तारीख से दिल भी इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो जाएगा, तो वो एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा राइट नाउ स्टॉक्स में राइट नाउ। ऑलराइट, ठीक है। सो ये कुछ फंडामेंटल पिक्स जो अभिषेक को पसंद भी आते हैं स्टॉक्स। एक बार कुछ और टेक चेक ले लेते हैं। कुछ मारुति का चार्ट कैसे देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑटो पैक में अच्छी तेजी थी, पीएलआई स्कीम का ट्रिगर और जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस झेल रहा था, ऑलरेडी एक रनअप दिखा चुका है मारुति का स्टॉक इटसेल्फ। 14 मार्च से आप देखें तो 250 रुपये चल चुका है। अब भी आपको चार्ट्स पे तेजी दिखती है। ये सस्टेन्ड एनर्जी की तरफ एक मूव जिस तरह से पूरे स्पेस को लग रहा है, और यहाँ पर चेयरमैन का एक स्टेटमेंट भी आया टू फोकस मोर ऑन सीएनजी यूनिट्स। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को चार्ट्स पर? कितना और बाउंस हमें मिल सकता है अभी? ये देखिए काफी बीटन डाउन ऑलरेडी थे, तो जिस तरह से हमने इन स्टॉक में एक फॉल देखा था, वहां से तो करेक्शन आ गए, एक रिवाइवल जिसे हम कहते हैं वो आ गया है। एक मैटर ऑफ कंसर्न इसमें यही है कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, इनफैक्ट जरा उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो जब तक उसे क्रॉस नहीं करता है तब तक एक जरा सा दबाव इस पे बना रहेगा। जिस तरीके का मोमेंटम है या जिस तरह की ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर खुलता है, सो देयर इज अ गुड चांस कि 7800 के आसपास मूव बना सकता है। नेगेटिविटी नहीं है, जस्ट जरा सा कॉशन, बिकॉज एवरेजेस के जरा नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। रुद्रा, सारे बैंक्स पे एक अच्छा नजरिया बन रहा है। आपने तो टॉप पिक दी भी है, आईसीआईसीआई, यूपीएल, आईडीएफसी आपकी एक कॉल्स है। हमारे साथ संतोष मीना भी हैं। संतोष, बैंक्स, फाइनेंस, ये तो फर्स्ट लेग ऑफ रनअप दिखाना शुरू हो भी गए थे जब से ये एंटिसिपेशन थी, मार्केट रिवर्स हुआ या फिर एक बुलिश टोन नजर आई। इसके अलावा ऑटो में भी हमने तेजी देख ली, केमिकल स्पेस, फर्टिलाइजर। आपको क्या लग रहा है अभी शॉर्ट स्क्वीज और कहाँ होना बाकी है? बैंक एंड फाइनेंशियल ड्यू है तेजी के लिए, एग्री दैट। मुझे लगता है जो एफआईआईएस के फेवरेट स्टॉक्स है, जो एफआईआईएस की सेलिंग की वजह से जहां प्रेशर था, जैसे एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब एफआईआईएस की तरफ से खरीदारी लौटेगी तो यहाँ और तेजी आती दिखेगी हमें। एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, तो एफआईआईएस फेवरेट काउंटर जहां जमकर बिकवाली भी हुई है अच्छे खासे बीटन डाउन स्टॉक से, वहां पर ऑलरेडी हम बाइंग देख भी रहे हैं जिस तरह के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। चलिए, प्री ओपन का भी समय हो गया, एक बार देख लेते हैं कि एसएक्स निफ्टी इस वक्त आपको इंडिकेटिव टिक्स आपको किस तरह के आ रहा है। आप इंडिकेटिव टिक्स देख भी रहे हैं बजाज काउंटर्स पे। बजाज फिनसर्व आपको लगभग 1% तेजी के साथ दिखाई दे रहा है, और मार्केट आपको दिख रही है लगभग 200 पॉइंट ऊपर, तो 17,200 के आसपास खुलने की तैयारी बाजार इस वक्त कर रहा है। सेंसेक्स में आपको लगभग 450 पॉइंट्स की यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ डिम्पी भी आ गए हैं। डिम्पी, मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को प्री ओपन में? देखिए, मार्केट गैप के साथ तो खोलेगा, बस अगले 10-15 मिनट आप और देखते रहिएगा। अगर ये गैप को साथ मेंटेन रख लेता है तो फिर और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि बाजार के अंदर अभी भी शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है।
अगर आप देखें तो कल भले ही बाजार के अंदर पॉइंट्स में आपको ज़्यादा गेन ना दिखा हो, लेकिन कल शॉर्ट कवरिंग में अच्छा गेन दिखा था, 11% का गेन था। और आज भी आपको जो इंडिकेटिव टिक्स दिखा रहा है कि 200 पॉइंट आप गैप के साथ खुलने वाले हैं। एक्चुअली में मार्केट के पास जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 17,282 का, तो अभी ये खुलेगा 17,182। अभी जो टिक आपको दिख रहा है एक बार सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद थोड़ा काफ़ी हद तक और क्लियर आपको कर देगा कि इंडाइसिस में हमको करना क्या है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे भी आप कह रहे थे कि क्या HDFC ट्विंस या FIs की तरफ से वापस खरीदारी होगी, क्या उन शेयर्स में वापस पुल बैक आएगा, थोड़ा कहना जल्दबाजी है। बट हाँ, जो शेयर ने बिना FIs से खरीद के भी चल के दिखा दिया वो काफ़ी अहम है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालिया भी जुड़े थे, एक बार वो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे मार्केट के बारे में और इस शॉर्ट कवरिंग के बारे में। आज बेयर को झटका लगेगा, एंड अगर आप इस मार्केट में शॉर्ट हैं, और ऐसा नहीं मार्केट में शॉर्ट है अजय, आप FNO डेटा देखिए इस समय मार्केट के अंदर जो पोजीशन है, हालांकि मार्केट में कमबैक आया है, ये जो मार्केट में कमबैक आया है डिनायल मोड का कमबैक रहा है। डिनायल मोड का कमबैक इसलिए रहा है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि क्रूड पहले 80 से 130 जाएगा और 130 से वापस 100 आएगा, तो डिनायल मोड का एक कमबैक है। और डिनायल मोड के कमबैक में अगर आप शॉर्ट है तो आपको लगता है जी बस अब थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स इस समय सपोर्टिव नहीं है। तो आज अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो आपको कवर करना पड़ेगा। SGX भी ऊपर है और FI भी बाई कर रहे हैं, और जो हमने क्रूड मार्केट में देखा है जो कच्चे तेल में जो हो रहा है इस समय लगता है कि $100 के आसपास वो सेटल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग बड़ी तरीके से देखी जाएगी। कहाँ तक रुकती है, पहले 2-3 घंटे तक मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। सो आई थिंक द ट्रेड टुडे इज दैट देयर कुड बी अ शॉर्ट स्क्वीज। अभी तक हमने बुल स्केयर देखा है इस मार्च महीने में, पहली बार एक हम बेयर स्केयर देखेंगे। तो ये जो लाल रुमाल है इसलिए है कि भाई बुल्स को बोलने के लिए कि भाई निकल लो, भागो। आज जो बेयर्स हैं वो जोर से भागने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आप निकुंज का व्यू देख रहे थे। तो यहाँ पर तेजी का ट्रेड यहाँ वाकई बनता है। और अब देख लेते हैं एक बार हमारे नेटवर्क की एक्सक्लूसिव इस वक्त क्या कहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी में अब जेट एयरवेज के ऑपरेशन फिर से शुरू करने की योजना में फिलहाल देरी हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है। क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, क्यों, किन वजह से, क्या लॉन्च फिलहाल में देरी हो सकती है, सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी बने हुए हैं। उत्कर्ष, बताएं। देखिए, आप जेट एयरवेज की बात करें, कंपनी के पास 270 और 90 दिन थे रेजोल्यूशन प्लान के कंप्लीशन के लिए, वो हुए नहीं हैं। 22 मार्च को तारीख खत्म हो जाने वाली है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि जेट एयरवेज का जो करंट मैनेजमेंट है वो और समय मांग सकता है। उसमें सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि समर शेड्यूल में फ्लाई होने की बात करी थी जेट एयरवेज के नए मैनेजमेंट ने, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है इस समय, कम से कम क्योंकि अभी तक AOP नहीं आई है, अभी तक फ्लीट की आपकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है। आप 737 मैक्स से बात कर रहे थे, लेकिन वो बातचीत अवेलेबिलिटी की वजह से रुक गए। उसके बाद कई सारी कोशिशें करी गई। ये कोशिश थी कि जेट एयरवेज के जो करंट प्लेन्स हैं उनको रिफर्बिश करके उड़ाया जाए, वो कोशिश जारी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक्सपेंसिव बहुत है। उसके बाद आप बात कर रहे थे कि बाकी जो करंट 737 हैं उनको लीज पे ले लिया जाए, तो वो बातचीत अभी जारी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फंडिंग को लेकर अभी भी COC में और जो जालान कैलरॉक कमेटी है उसमें अभी तनातनी बनी हुई है। बल्कि जालान कैलरॉक कमेटी जो है वो NCLT गई है ये डिमांड के लिए कि जो एक्सपेंसेस हैं इस समय ऑपरेशनल, वो COC जो है, वो जो जेट एयरवेज का बैलेंस अमाउंट है जो आपको कई जगहों से पैसे आए हैं उनसे भरा जाए, और उसको लेकर ये अभी NCLT गए हैं और COC इसके पक्ष में नहीं है इस समय। तो वो कोर्ट में केस चालू है फंडिंग को लेकर। तो अभी कहीं से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जेट एयरवेज को उड़ने में। समर शेड्यूल तो दूर की बात लग रही है इस समय। विंटर शेड्यूल अब जो अगला एम है, क्योंकि संजीव कपूर ने अब ज्वाइन किया है, तो उम्मीद करी जा रही है कि शायद तक वो थोड़ी सी चीज़ों को आयन आउट करेंगे, थोड़ी सी दिक्कतों को सुलटा के विंटर शेड्यूल तक ही इस समय ऐसा लग रहा है कि जेट एयरवेज जो है वो उड़ पाएगी। अगर उड़ पाएगी तो इस समय उस पर भी थोड़ा सा एक छोटा सा अगर कि बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन समर शेड्यूल इस समय नहीं होता हुआ दिख रहा है जेट एयरवेज के लिए, जो कि कई सारे लोग जेट एयरवेज को उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और उनके जो कई सारे एम्प्लॉयज़ जिस उम्मीद में हैं कि जब जेट एयरवेज उड़ेगी तो वापस उनको नौकरी मिलेगी, वापस उनकी हायरिंग होगी, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। ठीक है, तो जेट एयरवेज को लेकर यहाँ पे खबर आती हुई, क्योंकि शेयर्स के अंदर बैक टू बैक सर्किट लगते हैं और कुछ ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, इसलिए एक बार जेट एयरवेज के फिर भी चलिए एक बार पता कर ही लेते हैं टेक्निकली कि इसमें हमको करना क्या चाहिए। जेट एयरवेज पे आपके रिकमेंडेशन क्या है संतोष? एक बार आप इसके ज़रा चार्ट देखेंगे। देखिए, ये शेयर ना पूरी तरह से एक रेंज वाला शेयर है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम तो है नहीं। एक बार आप ज़रा चेक कीजिए।
एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए संतोष, आपकी ना आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। सॉरी, एक्चुअली इस तरह के स्टॉक्स को मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। टेक्निकली भी इसमें बहुत ज्यादा वर्क करता नहीं है, न्यूज फ्लो पे ज्यादा चल रहा है। हालांकि टेक्निकली ट्रायंगल ब्रेकआउट आते दिख रहा है, तो कोई ट्रेड लेना चाहे तो 80 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिएगा। अगर यहाँ से कोई मोमेंटम आता है पॉजिटिव तो हमें 130 140 के मूव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 80 के नीचे जाता है तो स्टॉक में फिर से क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है, स्टॉक फिर से 50 रुपए की ओर बढ़ सकता है। हालांकि सर्किट वाला शेयर है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें खरीदारी कर लीजिए, बट ये है कि हाँ थोड़ा सावधानी रखिएगा। पिछले 4-5 दिन से ऐसा मौका मिल रहा है कि जो इसमें सर्किट नहीं लग रहा, अदरवाइज नहीं तो बैक टू बैक इसमें सर्किट लगता है। एक और शेयर जिसके बारे में चर्चा कर रहा था कि बिना FIs की खरीदारी के भी शेयर ने काफ़ी दम दिखाया और बाजार को टूटने से बचाया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कल 2400 के ऊपर की खरीदारी है, आज गैप के साथ ओपन करेगा। तो एक बार इसके बारे में पता कर लेते हैं। खुश, एक बार जरा आप बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे क्या करें? जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से भी बाय बनता है। पहले भी स्टॉक ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस दिया था। हालांकि रीसेंट टाइम्स में जरा से ब्रेकडाउन दिया था उस लेवल्स के नीचे, बट फिर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और फिर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। जिस तरह के पहले हमने मूव्स देखे हैं कि वहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस किया है, वी वोंट बी सरप्राइज्ड कि स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ से शुरू करे। इमीडिएट बेसिस पे अबाउट 2550 इज व्हाट द स्टॉक कैन टच। एक नया मोमेंटम जो यहाँ से स्टॉक में शुरू होगा, 2550 के आसपास के लेवल्स हमें स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज से तो आपको व्यू पॉइंट मिला, क्योंकि अब कच्चे तेल के लेकर जो स्टॉक्स पहले चले थे, क्या वापस वो पुल बैक उतना ही शार्प दिखाएंगे? इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। लेकिन एशियन पेंट्स धीरे धीरे करते हुए अब ना केवल 3000 के ऊपर आया, बल्कि आज भी गैप के साथ ओपन करेगा। अभिषेक, एक बार अगर आपका व्यू पॉइंट मिले एशियन पेंट्स पे, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मार्जिन्स पे हिट तो आता है और पास ऑन भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट्स पे रखा जाएंगे, ये पास ऑन भी होगा और लोगों को भी पता है कि देखिए महंगाई बढ़ रही है। तो आप जरा एशियन पेंट्स पे अपना जरा व्यू पॉइंट दीजिए। सर, एशियन पॉइंट्स पे मेरा व्यू ये है कि अजय 3200-3300 लेवल अगर जो भी मिलता है राइट नाउ, मेरा नियर टर्म आउटलुक एशियन पेंट्स पे इतना नेगेटिव नहीं है, बट आगे जाके मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से मैं डीलर से बात कर रहा हूँ और JSW पेंट और ग्रासिम अभी धीरे धीरे जो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट JSW ऑलरेडी धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा है राइट नाउ। 1000 करोड़ का उनका टारगेट है सेल्स का, वो पहुंच चुके हैं राइट नाउ। 400 करोड़ तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उनका नेक्स्ट 2 साल में 1000 करोड़ पहुंचने का टारगेट है। और प्लस दूसरे प्लेयर्स भी हैं, जैसे ग्रासिम का आने का है। तो व्यू यही है कि ये जो इंडस्ट्री है राइट नाउ, देयर विल बी ए कंसोलिडेशन फेस, आगे जाके कंसोलिडेशन होगा इस इंडस्ट्री में और वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं है। हालांकि आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है कि पास ऑन हो जाता है, बट मार्जिन सस्टेनेबल अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में 1 साल में कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो लार्जली जो लोअर एंड प्रोडक्ट है उससे बिकने से आया है। तो इस कारण से मार्जिन में आपको प्रेशर दिख रहा है और अभी जैसे क्रूड बढ़ा है तो इसका इम्पैक्ट कम से कम 1-2 महीने तो आपको लगेगा ही राइट नाउ। वो अगर पास ऑन भी करते हैं क्लाइंट्स को राइट, तो व्यू यही है कि अगर आप पेंट इंडस्ट्री में हमारा आउटलुक इतना पॉजिटिव नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, तो आपका व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक बार आज की ट्रेडिंग कॉल्स देख लेते हैं कि आज किन कॉल्स पर बेट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं, एक रिकैप दिखा देते हैं आपको। संतोष मीना की कॉल से शुरुआत करते हैं। संतोष, सारी बाय कॉल्स आज सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। संतोष आज इन्फोसिस पे भरोसा कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि टारगेट 1950-2000 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं इन्फोसिस पे। सिम्फनी पे उन्हें लगता है कि 1225 तक का सेकेंड टारगेट, इमीडिएट टारगेट आपको 1160 का मिल सकता है। HG इंफ्रा उनकी तीसरी कॉल रहेगी, जहां पर आप टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर आप इन कॉल्स पे बाय कर सकते, इनमें पोजीशन ले सकते हैं। रुद्रा की कॉल्स पे एक बार देख लेते हैं। रुद्रमूर्ति को कहा आज भरोसा लग रहा है उन्हें मेजरली बैंकिंग स्पेस पर, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्टिलाइजर, ये स्पेसेस उन्होंने चूज किए। ICICI बैंक 740 के टारगेट के लिए ICICI बैंक पे आप खरीदारी करें। UPL के लिए आप 775 रुपए के टारगेट के लिए UPL में पोजीशन ले सकते हैं, या फिर IDFC जहां उन्हें टारगेट 62 तक के लगते हैं। तो ये रुद्रा की कॉल्स होंगी, रुद्रमूर्ति की कॉल्स होंगी। एक बार कुश बोरा की कॉल्स भी देख लेते हैं। कुश को कहां पर आज पोजीशन दी है उन्होंने। कुश ने एंजल 1 पर भरोसा जताया है, उन्हें टारगेट 1450 के लगते हैं एंजल
वन पे, BDL पर उनको 565 तक के टारगेट लगते हैं और ओबरॉय रियलिटी उनकी थर्ड पिक होगी जहां वो 940 तक के टारगेट्स देखते हैं। और एक बार कुणाल की भी कॉल्स देख लेते हैं। कुणाल बोथरा कहाँ देख रहे हैं आज पॉजिटिविटी, उन्हें कहाँ क्या स्टॉक्स पसंद आते हैं, तो उन्हें भी बैंकिंग और फाइनेंस। फेडरल बैंक उनकी पहली कॉल, 105 का टारगेट, और LIC हाउसिंग फाइनेंस ये 400 रुपए के टारगेट के लिए कुणाल को ये दो स्टॉक्स पसंद आते हैं। और एक बार नरेश की अगर कॉल्स का रिकैप आपको दें तो नरेश को पसंद आते हैं फिर से बैंकिंग, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ऑटो। तो यहाँ पर एक डबल कन्विक्शन, इनफैक्ट आई से ट्रिपल कन्विक्शन बनता हुआ ICICI बैंक पे 700 रुपए के टारगेट के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे नरेश को भी भरोसा, और यहाँ टारगेट 390 के रहेंगे, और हीरो मोटोकॉर्प के लिए आप 2500 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं। ICICI बैंक का टारगेट 780 का रहेगा। तो ये कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स थी जो कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं, और उसमें बैंकिंग पे वेटेज ज़्यादा है। उसमें ऐसे ICICI बैंक इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक तो FIs की लिस्ट में रहता है, दूसरा प्राइवेट बैंक में अगर आप बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे तो ICICI बैंक आपको ज़्यादा ठीक दिखेगा। फिर तीसरा टेक्निकल रीजंस भी है जिसकी वजह से ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की भी लिस्ट में आ जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक ये भी 943 रुपये के आसपास आज खुलेगा। संतोष, एक बार आपका व्यू पॉइंट, ICICI के साथ एक हाई बीटा वाला इंडसइंड बैंक भी रखना चाहिए क्या? यस, इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो रहा है। इमीडिएटली इसको एक 955 पे एक हर्डल है वो क्रॉस करता है तो हमें 1000 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई वुड से जैसे ही 1000 रुपीज का लेवल क्रॉस करेगा इसमें फ्रेश बड़ी रैली देखने को मिलेगी, स्टॉक में हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट इमीडिएटली इसमें 1000 रुपीज तक के टारगेट आ रहे हैं। 1000 रुपए तक के टारगेट आ रहे हैं। 1000 से ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि पहले 1000 फिर उसके पार, तो ये कुछ इंडसइंड बैंक के साथ चलता है। लेकिन अगर आप आज होली के दिन पे देख पा रहे हैं तो बाजार के अंदर अच्छा हरा रंग आपको दिख रहा होगा। आज SGX निफ्टी की बदौलत, ग्लोबल मार्केट्स की बदौलत और कुछ अच्छी खबरों की बदौलत आज आपको गैप फिर से मिल रहा है। आज हमने कल 17,000 का फ्यूचर्स तो देखा था, आज आप जो स्पॉट निफ्टी भी देखेंगे वो भी 17,200 पे ही सीधा खुलेगा। तो एक अच्छी ट्रैपिंग 17,000 वाले पुट राइटर्स पुट की हो जाएगी जो कि 17,000 को बेच के बैठे थे। खैर मार्केट में जो आज बढ़त के साथ खुलने वाले शेयर हैं थोड़ी देर में टिक्स में आना शुरू हो जाएंगे। उसमें एशियन पेंट, HDFC दोनों लीडर साबित होंगे। इन्फोसिस और एक्सिस बैंक इन दोनों की भी परसेंटेज करीब 1.5% के ओपनिंग के साथ खुलेगा। एक शेयर ONGC ऐसा है जो कि लाल निशान में आपको खुलेगा। खैर ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गए हैं। एडवांसेस के साथ सबसे पहले नंबर में आपको दिखाऊंगा 1400 शेयर है और आज का दिन ज़्यादा बेहतर है। बैक टू बैक 4 दिन हो गए हैं जब हम बेहतर एडवांसेस के साथ खुल रहे हैं और निफ्टी ने 17,200 के ऊपर ओपन किया है। सिर्फ 10 मिनट आप और दीजिएगा, 17,200 अगर मेंटेन रखें तो आज ये 282 के लेवल को भी पार कर जाएगा जो कि इसका इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है। आज के लिए सिर्फ सेंसेक्स में 800 पॉइंट की तेजी, बैंक निफ्टी आज जबरदस्त मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपके सामने वो शेयर रखता हूं जिन्होंने लीडरशिप ली है। HDFC ये आज तेज है, सबसे ज्यादा तेजी इसी में ही है, करीब 3%। एक्सिस बैंक दूसरा बैंक है जो कि आज 2-2.5% ऊपर है। श्री सीमेंट इंटरेस्टिंगली ये भी आज 2.5% ऊपर आ गया। और ICICI बैंक जो कि आज ज़्यादातर ट्रेडर्स की लिस्ट में था वो कह रहे हैं कि आज 1.5% की मजबूती अब इसमें देखने को मिले। टाटा मोटर्स खिसक के अब 430 के ऊपर है। इंडसइंड भी 943 के आसपास ट्रेड करा हुआ है। आज अगर आप स्क्रीन को पहले तौर पर देख पा रहे हैं मोटे तौर पर तो आपको कन्विक्शन हर तरफ से दिखेगा, अक्रॉस द बोर्ड यही आपको दिखा भी रहा है क्योंकि एडवांसेस 1500 है, उसके मुकाबले सिर्फ 90 शेयर ऐसे हैं जो कि कल के मुकाबले लाल निशान में है। आज जिनकी वीक ओपनिंग हुई है वो है सिप्ला और IOC और ONGC, ये वीक ओपनिंग वाले शेयर हैं। तो इनका आपको बताने वाली है कि आज के मिड कैप के 500 शेयर्स में कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीक है। एब्सोल्युटली जिनकी मिड कैप में भी आपको ना वो स्टॉक सबसे पहले नजर डालेंगे जहां से गर्मी 2 दिन से दूर हुई है, यानी सारे आपको वाइट गुड स्पेस। वोल्टास आपको सबसे बड़ा स्टॉक दिखाई देगा जहां पर अच्छा गेन दिखेगा। उसके अलावा आप दूसरे कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो वहां पर आपको बैंक्स भी दिखेंगे, ऑटो भी दिखेंगे। एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो पहला बड़ा स्टॉक जो आपको दिख रहा है उसमें आपको रियलिटी स्पेस है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। लगातार हम अपनी स्क्रीन पर अपने चैनल पर बता भी रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज, ये सारे स्टॉक्स हमने कई बार रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स ने दी भी हैं। वोल्टास आपको दिखेगा 4% की तेजी के साथ। JSW एनर्जी 3% की तेजी के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको फाइनेंस काउंटर्स में मन्नापुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक, ये सारे काउंटर्स आपको तेज दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको मिड कैप स्पेस में IT मिड कैप से आपको माइंडट्री तेज दिखाई देगा। ट्रेंट आपको फिर से आज ओपन अप थीम के स्टॉक्स फिर से आपको तेजी में दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपको मिड कैप स्पेस से दिखाई दे रहे हैं। एक बार FNO स्पेस से भी देख लेते हैं या फिर एक बार देख लेते हैं कि आज एक्टिव कॉल्स कौन सी है। आप ITC पे बहुत अच्छा बिल्डअप देख रहे हैं, ITC की आपको एक्टिव कॉल्स दिखाई दे रही है। फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको FNO स्पेस में
में भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और एक बार डेरिवेटिव स्पेस में कहाँ हमें आज तेज़ी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे, तो इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको तेज़ी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग बनने का भी फिलहाल इंतजार करेंगे या एक बार अपने एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। कुछ कैसी दिख रही है आपको ओपनिंग? बैंक्स, फाइनेंस क्लियरली लीड कर रहे हैं। रिलायंस इस वक्त आपको 1% तेज दिखाई दे रहा है। अगर रिलायंस यहाँ से और तेज होता है तो ऊपर की तेजी और देखने को मिल सकती है इंडेक्स पे। डेफिनेटली हैवी वेट है एंड बेलवेदर, तो रिलायंस या कोई भी बड़े आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा तो हम इंडेक्स में एक अपस्विंग देखेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तो खैर 2-3 मिनट ही हुए हैं, बट खुलने के बाद ऐसी फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आई है। मैं चाहूंगा कि हम एटलीस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स वेट करें, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप हुई है और आज जैसा मैंने पहले भी कहा था वीक का आखिरी दिन है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। हो सकता है कि हम थोड़ा सा पुल बैक या थोड़ा सा डाउन स्विंग डाउनसाइड मार्केट में आते हुए देखें, तो यहाँ पे लॉन्ग करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए ऑन एन इंडेक्स लेवल फॉर श्योर। अभिषेक, आप जो बोल रहे थे कि ट्रांचेस में लेना चाहिए, लास्ट 2-3 हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, तो वो जो हमने इस समय प्रॉफिट देखा उस पर क्या प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आपको यानी कि आप 60-70% पोर्टफोलियो के हिसाब से रखिए, 30% ट्रेडिंग के हिसाब से रखिए, बिकॉज मार्केट में अभी लॉट ऑफ इवेंट्स प्लेइंग आउट हो रहे हैं। तो आप हमेशा यानी रादर देन बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रेटेजी, वो अभी मार्केट इतना रहा नहीं है राइट नाउ, आपको ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए ताकि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करते रहें, और अगर स्टॉक ऊपर जाए तो ऑब्वियसली आपके पास वो रहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलवेज एडवाइजेबल है, बट व्यू स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है मेरा मार्केट में। लाइक आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में आपको कोई ऐसा नेगेटिव अभी दिख रहा है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तब भी बोला था कि रशिया इशू इज ओनली लिमिटेड टू यूक्रेन, उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, और वही चीज अभी प्लेइंग आउट हो रही है राइट नाउ। तो जो कंपनी जहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे, और जैसे फाइनेंशियल्स में भी है, जैसे होटल है, यहाँ पे वहाँ पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। इसकी बात करते हैं थोड़ा और। आईटी से किक ऑफ होगा, रिलायंस होते हुए फिर बैंक्स आएंगे। कौन से सेक्टर्स पे आपकी राय है कि अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं और कहाँ पे मार्जिन प्रेशर बहुत विजिबल है? सो बैंक्स में नंबर अच्छे आएंगे। बैंक्स में मेरा व्यू यही है कि इसमें इस क्वार्टर में आपको रिकवरीज भी अच्छी रहेगी और एनआईएम प्रेशर भी। एनबीएफसीज आपको काफी अच्छा सरप्राइज कर सकता है। माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज में लोगों ने जनवरी के नंबर्स को उसको वन ऑफ लेके आपको आगे जाके देखना चाहिए। तो इंश्योरेंस एज ए सेक्टर शुड डू वेरी वेल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं राइट नाउ, वो फाइनेंशियल और में एक जो सेक्टर है वहां पे काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनीज में नंबर्स तो नहीं बट बुकिंग नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी इंडेक्स के कारण तो एक रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए आगे जाके। तीसरा, अगर कंपनीज में ही देखना है आपको, तो तीसरा सेक्टर अगर आप देख सकते हैं राइट नाउ, जो ऑयल एंड गैस कंपनी जैसे रिलायंस है राइट नाउ, या टेलीकॉम कंपनीज है, वहां पे भी नंबर्स का अच्छे ही आने चाहिए, अच्छे आने की उम्मीद है। ऑटो में थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट वैल्यूएशंस में भी काफी करेक्शन हो चुका है, तो आपको वो जो वीकनेस रहेगी उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए रादर देन लुकिंग एट एग्जिट। तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक सनसेरा, एलिकॉन, और काफी कंपनीज हो गई हैं जहाँ पे अगर आपको यहाँ से 10-15% नीचे मिलता है प्राइस में तो काफी अच्छा व्यू मिलेगा राइट नाउ। सीमेंट में हमारा व्यू यही है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए और ऊपर के लेवल पे थोड़ा सैलरी रखना चाहिए राइट नाउ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के नंबर्स एक्सपेक्टेड है अच्छे आने चाहिए। कुछ कंपनीज के कुछ का मार्जिन प्रेशर रहेगा। कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जो काफी टाइम से चला नहीं है, तो एलएनटी आप देख सकते हैं राइट नाउ, बट वो वहां पे भी स्टे विद द लार्ज कैप्स लाइक कैपिटल कमेंट्स हो गया, एलएनटी हो गया, नीचे के लेवल पे आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। एनबीएफ अगेन मेरा फाइनेंशियल्स में ही, एनबीएफसीज में मेरा मन्नापुरम, एलएनटी फाइनेंस, ये सब कंपनीज, महिंद्रा फाइनेंशियल, ये सब कंपनीज आपको यहाँ से आराम से रिजल्ट तक भी आपको 15 से 20% का ट्रेड दे सकती है। सेक्टर्स, काफ़ी सारे शेयर्स भी आपने बता दिए। अब एक दो शेयर और पता करते हैं आज जिनमें अच्छी बाइंग शुरुआत से ठीक दिखी है। वो है टिमकेन, एक कैश का शेयर है टिमकेन इंडिया। एक बार संतोष आप इस शेयर को चेक करेंगे। आज की इसकी ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ये और चलेगा क्या? 3-3.5% ऊपर है, लेकिन फिर भी कन्विक्शन दिला रहा है कि और चल सकता है ये।
जीडीपी टेंकेन का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बन रहा है, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है। इस मार्केट की गिरावट में इसने बिल्कुल गिरावट नहीं दिखाई और अपने 100 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इसमें बड़ी तेजी की तैयारी है, इमीडिएटली 2200 का टारगेट है और हमको शायद इसमें 2350 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। आज का दिन ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ने जो गैप के साथ ओपन किया है उसने काफ़ी हद तक शॉर्ट तो ट्रैप कर दी है। लेकिन क्या 17,200 पे आपका हमारा कन्विक्शन आके बैठ जाएगा कि खरीदारी करनी है? इसलिए कम से कम पहला आधा घंटा और देखना चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिल रहे हैं। एक और शेयर है आईटीसी, जैसे शुरुआत में बता रहे थे भी कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं इसमें। आईटीसी में पूरी अगले 1-2 महीने के लिए रखना चाहता हूँ। खुश, क्या इसको रख सकता हूँ क्या? क्योंकि 236 के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब इसको ब्रेक नहीं करेगा, टेस्ट भी नहीं करेगा। जी हाँ, देखिए आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो है ना, विचार विक्रम जिसे कहते हैं बट ऑफ ऑल द जोक्स, तो काफी सारे जोक्स इसके ऊपर बन रहे थे, बट अब ये वो सारे जोक्स और सारे लॉजिक्स को डिफाई कर रहा है। जिस तरह से इसमें हमने एक शार्प बाउंस बैक देखा है 210 के लेवल से, ये मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट 245 के इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स थे, आज स्टॉक उसी पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट उसके हायर अगर उससे ऊपर अगर सस्टेन करता है, डोंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक 260 तक भी जाए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इतने शार्प रन अप के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आना भी बनता है। तो एक 235 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेल करके होल्ड कर लीजिए, लेकिन सेल ना करिए। इनफैक्ट ऐड करना चाहे तो जरा से कॉशियस नोट के साथ, बट ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव इन दिस स्टॉक। इनफैक्ट आप सबसे एक्टिव कॉल्स इस वक्त तेजी से देख रहे होंगे, तो उसमें आपको आईटीसी दिखेगा, एसबीआई दिखेगा, टाटा मोटर्स दिखाई देगा। लेकिन कुछ शॉर्ट्स तो बहुत तेजी से कवर हो रहे हैं, पर क्या लॉन्ग्स बन रहे हैं? क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको जहां पर लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या वॉल्यूम्स दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग? जी नहीं, एक्चुअली देखिए क्या है, जिस तरह से हमने आज गैप अप देखी है, इसके बाद जैसा अब डिम्पी भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, यहाँ से कन्विक्शन एटलीस्ट ऑन इंडेक्स बेसिस बनना मुश्किल है। हॉलीडे भी हैं और जो मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स थे, जैसे रशिया यूक्रेन की जो पॉजिटिव कमेंट्री आ रही हैं, प्लस जो एक बड़ा इवेंट था दैट इज आल्सो आउट ऑफ द वे। तो जो मेजर कुछ इवेंट्स थे या पॉजिटिव्स थे, उसे मैं कहूँ तो वो आउट ऑफ द वे हैं। अब मार्केट्स को नई स्टोरीज लगेंगी फॉर द मार्केट्स टू मूव हायर, करेक्ट। प्लस जो इतना शार्प रन अप आया है, उसके बाद कन्विक्शन के साथ बहुत ही यहाँ से बहुत ही बड़ा अप मूव दिखाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो नए फ्रेश लॉन्ग्स हमें जो दिख रहे हैं, वो जो हमने आज काफी डिस्कस किया, बैंकिंग सेक्टर वहां पे या रियल्टी सेक्टर में दिख रहे हैं। ये दो स्पेसेस हैं जहां पे हम अभी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग पोजिशंस बनाए रख सकते हैं। तो बैंकिंग और रियलिटी ये लगते हैं सस्टेन कर जाएंगे। संतोष, आपको कौन से सेक्टर लगते हैं, स्पेसेस लगते हैं? क्योंकि अभी तेजी तो खुलते के साथ हो गई, लेकिन अब जो नए लोग लेना चाहते थे वो कहाँ ले सकते हैं? एंट्री के मौके कहाँ मिल सकते हैं? एक तो आपने व्हाइट गुड स्पेस डिस्कस किया था, मेरा भी कॉल सिंफनी था, वो भी 4% ऊपर है। वोल्टास में लगातार दूसरे दिन आज लॉन्ग बिल्डअप्स होते दिख रहे हैं, तो मुझे वोल्टास लगता है आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। और एक फाइनेंशियल्स में कोटक बैंक है जिसने अभी तक इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुझे लगता है आज वहां शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो कोटक बैंक पे नजर रखना चाहिए, यहाँ पे 1840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ ऐसे फार्मा स्टॉक्स की जो कुछ अनयूजुअल पैटर्न दिखा रहे हैं। सिप्ला और सन फार्मा, दो फार्मा स्टॉक्स निकाल के आइए, सिप्ला और सन फार्मा। सिप्ला 16% चला था लास्ट एक हफ्ते में, आज भी डेज हाई की तरफ आता हुआ। और सन फार्मा को भी लेके आइए, 910 का अभी रिसेंट हाई मारा है और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एक्शन उसमें हो रहा है। नहीं, ये सिप्ला है, सन फार्मा लेके आइए। सन फार्मा आज 4.5% ऊपर है। नहीं, वो गलत ग्राफ था, 900 के पास आता हुआ। और एक है औरोबिंदो फार्मा। अभिषेक, सन फार्मा और सिप्ला में तो करंट वापस आ गया है, लेकिन औरोबिंदो फार्मा एक भयंकर वेल्थ डिस्ट्रॉयर रह चुका है। आपको लग रहा है इसका समय बदलने का समय आ रहा है उस तरह का? अजय, इसमें अपने को ये चीज देखनी चाहिए कि इसमें जो आज जैसे न्यूज आया था, और आपने जो पहले भी आपने आज से कुछ महीने पे 15-20 दिन पहले जो आपने टीवी पे आपने अनाउंस किया था कि इसका जो स्पेशलिटी इंजेक्टेबल बिजनेस है वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। तो
व्यू यही है कि अगर कोर बिजनेस जो है इसका प्रेशर में रहेगा, बट ये जो डील हो रही है इंजेक्टेबल बिजनेस की सेल्स की, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर अगर आपका व्यू देखिए, ऑरबिंदो का मार्केट में थोड़ा मैनेजमेंट क्वालिटी का थोड़ा परसेप्शन इतना अच्छा नहीं है, बट और इसी कारण ये डिस्काउंट पे चलता है। मैनेजमेंट ने पहले भी कुछ ग्रुप कंपनीज को मर्जर करने का जिसको इन्वेस्टर्स ने अच्छा नहीं लिया था। व्यू यही है कि आपको कोर बिजनेस पे अगर आपको देखना है तो थोड़ा रुक के लीजिए, और 600 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये स्टॉक वापस से नीचे में लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये Q4 इसका अगेन जिस हिसाब से यूएस में हमने चैनल चेक्स वगैरह किया है और अभी जिस हिसाब से प्राइसिंग में प्रेशर है, स्पेशली एआरवी ड्रग पोर्टफोलियो में और अदर दूसरे ड्रग्स में भी राइट नाउ, तो आगे जाके थोड़ा प्रेशर रहेगा इसमें कोर बिजनेस में। बट इंजेक्टेबल बिजनेस का जो स्टेक सेल है वो इसको पॉजिटिव, मार्केट शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव वे राइट नाउ। सिप्ला और सन फार्मा? सन फार्मा डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव व्यू है। सन फार्मा एक वन ऑफ द वेरी फ्यू लार्ज कैप्स है जहाँ पे हमारा ये व्यू है कि धीरे धीरे स्पेशलिटी में मार्केट में आपको वो जो लास्ट 4 साल से जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी अब धीरे धीरे फ्रक्टिफाई कर रहा है राइट नाउ। सिप्ला हमारा व्यू न्यूट्रल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिप्ला में एक दो जो इनहेलर पोर्टफोलियोज में जिस हिसाब से पिकअप वगैरह था वो राइट नाउ वो नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। हालांकि इन्होंने एक तो अभी जो रिसेंट लॉन्चेस वगैरह भी किए हैं उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बट सिप्ला में न्यूट्रल व्यू है। सन फार्मा हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने टिमकेन रखा था, उसके अंदर तेज़ी और बढ़ गई है क्योंकि ये शेयर इनफैक्ट बता ही रहा था 2200 रुपये का हो चुका है शेयर। थोड़ी देर पहले ये 2120-30 का था जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी 6% ऊपर है, 3-3.5% ऊपर। इसी तरह का एक और शेयर भी मेरी लिस्ट में है, वो है SBI लाइफ। एक बार खुश आप इस शेयर को देखिए, इसका ना आज का लो और इसका आज का हाई लगता है फेक ट्रेड लगा है इसमें। आज का जो लो लगा हुआ है इसका 998 यानी कि करीब करीब 1000 और हाई लगा है 1100। ये एक ही कैंडल से बन गया। तो एक बार जरा चेक करके बताएंगे इसमें हुआ क्या है और इसमें अब करना क्या है हमको। देखिए इतनी बड़ी गैप अप में ये वॉलेटिलिटी और इतना बड़ा ट्रेड होना लाजमी है, और हो सकता है कि भाई कहीं कोई एल्गो या कहीं कोई प्रोग्राम्स गलत तरह से पंच हो गए हों। दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम सिर्फ लेवल्स की इसमें बात करें तो 1000 और 1010 के आसपास से जो इस स्टॉक ने अपना रन शुरू किया था पिछले कुछ दिनों में, वो यहाँ 1100 के आसपास आके जरा थमता हुआ दिख रहा है। इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे आए हैं, नेगेटिव साइन है। तो मैं इस स्टॉक में जरा सा कॉशियस रहूंगा। फ्रेश लॉन्ग्स तो नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने नीचे के स्तरों पे लॉन्ग पोजीशन बनाई हो तो उन्हें डेफिनेटली 1070 के स्टॉप लॉस से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करके स्टॉक को राइड कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे चलिए, अब थोड़ा फंडामेंटल नजरिया। अजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अजय, गुड मॉर्निंग। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली की तो होली पार्टी दुनिया भर में फेमस है, आपके क्या प्लान्स बन रहे हैं? अरे देखिए, आज तो अबीर की होली खेली जाएगी, बिकॉज आज तो गुलाल का कोई मतलब ही नहीं है, मार्केट में मतलब नहीं है, हमारी लाइफ में मतलब नहीं है। 2-4 दिन अच्छे हैं वीकेंड के, तो होली में तो आप क्या बताएं व्यूअर्स को, जो होता है दिल्ली में बहुत 2 साल बाद होगा, कुछ भी होगा तो पार्टी 2 साल बाद तो रिलीफ है, और आपने स्टॉक मार्केट ही रिलीफ देके इस वीकेंड को और भी हरा कर दिया है। बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो भी एकदम हरा भरा हो गया होगा। बताइए, आपने क्या शॉप किया था लास्ट 3-4 हफ्तों में जो सबसे अच्छे बेटर रिटर्न दिए हैं जिसने? देखिए, जो हमारे जो बेस्ट रिटर्न जो आ रहे हैं वो अभी भी आ रहे हैं। जैसे सोडा ऐश की में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो जो कंपनियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हमारे को। द ओपनिंग ऑफ ट्रेड ने थोड़ा बहुत दिया है, बट सोडा ऐश ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है हमारे को पिछले जो 10-15 दिन में हमने जो खरीदारी करी है। आपको लग रहा है कन्विक्शन से कि एक बॉटम हो गया है यहाँ से और अब नेक्स्ट मिड कैप्स के बारी है, ब्रॉडन होगी यहाँ से मूव? अभी तो लार्ज कैप लेड रिबाउंड था। देखिए, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये रखना चाहिए हमको कि इस साल के अंदर में डिमांड की प्रॉब्लम रहेगी। आज एक रिलीफ रैली है, दुनिया में रिलीफ रैली है, हमारे यहाँ भी रिलीफ रैली है, जिसमें कि बिकवाली बंद हुई एफआईएस की थोड़ी सी, उससे रिलीफ है, मार्केट को रिलीफ है। बट ये मत समझिए कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी हमने इस कंट्री में ऑयल प्राइस बढ़ाई नहीं है कंज्यूमर के लिए, कितनी बढ़ेगी क्या होगा उसका भी आना बाकी है। सबसे बड़ी बात है जो हम अब देखना शुरू कर रहे हैं, चाइना डिसरप्शन।
जो हमारी इन्वेस्टेड कंपनीज है उसमें हम देख रहे हैं कि अब माल आना बंद हो गया है। जो हांगकांग के थ्रू आ रहा था, एयर फ्रेट्स आ रहे थे हमारी कंपनियों में, वो आना बंद हो गया पिछले 5 दिनों से। तो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो आ रही है चाइना से, यूक्रेन तो छोड़िए, चाइना से सबसे बड़ी, वो एक जो प्रॉब्लम है, मिड कैप जो सारा इंपोर्ट करते हैं, काफी इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन होगा। डिमांड के तो प्रॉब्लम ही है, और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कंपनियों को अच्छा करना शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव ये रखिए कि सेलेक्ट कंपनी में रहिए जहां पे पोटेंशियल है आपके पास में, बट जो चाइना डिपेंडेंट कंपनीज हैं हम उनको क्लियरली देख रहे हैं, वहां पे अब नेगेटिव हो गए हैं बिकॉज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत क्लियर नजर आ रहा है हमको। मॉर्निंग अजय, प्रियंका यार, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमें पहले एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण दिखा, और अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन जिस तरह से चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, लग रही है, उसके बाद देख रहे हैं। तो ऐसे में अब कमोडिटी प्राइसेस को कैसे रीड करें? कमोडिटी तो इंडिया में खरीदनी चाहिए हमेशा। प्रियंका देखिए, बिल्कुल बड़ा सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई के अंदर में आप वो फ्यूचर्स मार्केट को छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल मार्केट को, बट जो रियल मार्केट जो कमोडिटीज की है उसके अंदर में इंडियन प्लेयर्स इससे अच्छा कोई एडवांटेज नहीं आज की तारीख में, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है। रिक्वायरमेंट तो रहेगी कमोडिटीज की, दाम एलिवेटेड है, बैलेंस शीट उनकी सब डीलिवरेज है, अच्छा भला डिविडेंड दे रहे हैं। तो कमोडिटी प्ले आई थिंक अब तो कंटिन्यू रखना चाहिए, इस साल भी पूरा रखना चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जब कमोडिटी प्ले में। फ्यूचर्स के प्राइस देख के आप मत घबराइएगा, बिकॉज ये जितने भी कंपनीज हैं इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनको बेनिफिट भी नहीं मिलता टॉप का, बट वो ये भी नहीं कि बॉटम का उनको रिस्क भी इतना ज्यादा होता है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप कमोडिटी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ये कॉटन यान जिससे हम कमोडिटी ही समझते हैं, कॉटन यान को ले लीजिए, जैसे हम सोडा ऐश की बात कर रहे थे ले लीजिए। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमको इस साल के अंदर में, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत है, प्लस रुपी डॉलर जो हमारा थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कमोडिटीज के अंदर में मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आएगी इंडियन इकोनॉमी को। प्रॉब्लम आएगी एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर डिमांड में, जैसे काफी बॉयंसी आ रही है, जैसे हम कह रहे कंज्यूमर ड्यूरेबल देख लीजिए, उसके अंदर टू व्हीलर देख लीजिए, प्रॉब्लम वहां पे है सारी, बिकॉज जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वहां पे कंजम्पशन नहीं है। तीसरी बात है ओपनिंग अप में जो आप सामान खरीद रहे थे वो आप पिक्चर देखने में या हॉलिडे में लगाएंगे, जिससे कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड था, जो आप कुछ नहीं कर पा रहे थे तो घर से सामान खरीदते थे आप, अब वो सामान खरीदना कम होगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर में, और वो जाएगा सर्विसेज की तरफ, तो एक शिफ्ट होगा। तो मैं तो देख रहा हूं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है या कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं उसके अंदर में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है और चलेगी 6-7 महीने तक कम से कम। ओके, ठीक है। अजय, आप बैंकिंग को कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में, जहाँ पे ग्लोबल टेंशन्स भी थी और अब आपको लगता ही है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी रहेगा, वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में शायद मार्जिन्स पे दिखेगा भी, तो आपका बैंकिंग पे व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, बैंकिंग पे इसमें न्यूट्रल है बिल्कुल व्यू पॉइंट, कि जो आपके पास पोर्टफोलियो है पूरा इंडिया तो आई थिंक मोस्टली लार्जली इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है बैंकिंग के अंदर में, तो कोई दरकार नहीं है आपको कि आप उसमें और बढ़ाइए। इसके अंदर में कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग, हमारे हिसाब से मार्केट तो सरप्राइज करती है, सबको करती है, बट उसके हिसाब से कि जो कंपटीशन जो बिल्डअप हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जो फिनटेक का कंपटीशन आपने देखा, जो ब्रोकरेज कंपनी नई आई है, जेरोडा ले लीजिए, अपस्टॉक ले लीजिए, कैसे उन्होंने मार्केट शेयर खींच लिया मेन लाइन ब्रोकरेज कंपनी से, वही फिनटेक कर रही हैं, वो आके अपना मार्केट शेयर उठा रही हैं बैंकिंग से, और बैंक बहुत ही पीछे। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज की तारीख में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सीईओ ने कहा है बैंक्स आर बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, और जो हमारी 150 फिनटेक्स हैं वो मिलके इतना फॉर्मिडेबल कंपटीशन देने वाली हैं बैंक्स को, तो बैंक्स के फ्यूचर पे मुझे लगता है ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये कंपटीशन अब की बार बहुत इंटेंस होने वाला है। पहले टेस्ला ने बोला था कि वी आर अ कंपनी विच इज सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स, आप बैंक से बोल रहे हैं कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनते जा रहे हैं। व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, वहाँ पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या टेक्नोलॉजी लेड कंज्यूमर कंपनीज जिसमें 60 to 70% प्राइस डैमेज के बाद अब थोड़ी सेम्बलेंस वापस आ रही है, वो भी सेलेक्ट जहाँ पे मार्केट को लगता है ज़्यादा रोबस्ट है बिजनेस मॉडल, नायका टाइप्स, वहाँ अच्छी रिबाउंड आई है, वहाँ पे क्या आपको वैल्यू दिख रही है इमर्ज होती हुई? देखिए, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी से इंडियन इन्वेस्टर के लिए उससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमेशा महंगी लगेंगी और हमेशा आपको लगेगा कि करेक्शन आएगा तो और लीजिए उसके अंदर में, बिकॉज मैं कई बार कहता हूं कि ऐसी कंपनियां दुनिया में शायद कहीं मिलेंगी जिसमें कोई डर नहीं है आपको कैपिटल डाइल्यूशन का, कोई डर नहीं है गवर्नेंस इश्यूज का,
जितना भी कैश फ्लो होता है, जैसे टीसीएस 80% कैश फ्लो वापस करती है, इन्फोसिस 70% वापस करती है, चाहे बायबैक है चाहे उसके डिविडेंड के थ्रू में। उनका मार्केट सेलेक्ट है, काफी ग्रोथ मार्केट है। अभी तो यूएस ही चल रहा है, पूरा दुनिया जब डिजिटाइज होगा जिस तरीके से वो मार्केट एक्सपेंशन होगा, तो जो इंडियन टेक कंपनीज है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है। और आपने देखा होगा, ये भी नहीं कि वो स्लो चलती है, इस साल शायद 12 महीने में उनका रिटर्न 40 इंडेक्स का, आईटी इंडेक्स का रिटर्न 40% से ऊपर आया है, जो सारे इंडेक्सेस में टॉप पे है। तो वो चलती धीरे है, कभी आपको लगेगा नहीं कि एक दिन वो 12% बढ़ जाएंगी, बट साल के एंड में देखेंगे आपको 20% रिटर्न मिल जाएगी और आपके डिविडेंड भी ऐड होते जाएंगे। तो आईटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में हमने भी रखा हुआ है, इंटेग्रल है, उसमें ऐड करिए, मेरे हिसाब से बेचना उसको नहीं चाहिए। कंज्यूमर टेक वो तो रियलिटी है, अभी हमने बात की टेक्नोलॉजी की, वो तो दुनिया की रियलिटी है कि हम 5 साल बाद जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होगा वो यही कंपनियां कंट्रोल करेंगी ना। उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जो अमेजोन ने दिखाया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रखना इन कंपनियों में बहुत 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 मुश्किल है। तो अमेजोन अगर AWS में नहीं जाता तो वेब होस्टिंग सर्विसेज में, तो शायद उसकी आज मार्केट कैप ये नहीं होती और वो काफी स्टैग्नेंट भी रहा है, आपने देखा होगा। तो कंज्यूमर टेक में तो बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि ये कंपनियां तो रहेंगी लॉन्ग टर्म हमारे लिए ना। किस प्राइस पे, मैं तो अब भी बोलता हूं कि इस समय भी प्राइस बहुत ज्यादा है इन कंपनियों की। एक दिन ये भी आएंगे जब ये भी हमको करेक्शन देंगी। आपने देखा जैसे जुबिलेंट फूडवर्क जैसे बेहतरीन कंपनी का प्राइस करेक्शन कैसे हुआ, 6 महीने के अंदर में ही कहां से कहां चली गई। इतना हो चुका है, लेकिन अभी और होना बाकी है, बिकॉज जो सब टर्मोइल इक्विटी मार्केट में प्ले हुआ है अभी प्राइवेट इक्विटी मार्केट तक नहीं पहुंचा है, और मेरे हिसाब से वो टर्मोइल अगले साल थोड़ा पहुंचेगा। काफी बिकवाली होगी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की, और उसके लिए आपको तैयारी रखनी है खरीदने के लिए। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है और फ्लो में प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, उनको सबको अपने शेयर बेचने हैं अगले 2 से 3 साल में। तो इन कंपनी में शेयर सप्लाई काफी ज्यादा आएगी। अजय, अब जिस तरह से अभी पिछले हमने 2-3 दिन में देखा कि एफआईज की सेलिंग रुकी और उसके बाद उनकी बाइंग शुरू हुई, भले बहुत छोटा आंकड़ा हो, लेकिन जिस तरह के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन्हें बाइंग किया जा रहा है, HDFC ग्रुप के स्टॉक्स को बाइंग किया जा रहा है, जो काफी हद तक एफआईज एंड एफपीआईज के फेवरेट रहे हैं। क्या आप इसे इस तरह से देखते हैं कि एफआईज की सेलिंग रुक गई है, या फिर आप इस तरह से देखते हैं कि एफआईज अब बायर्स भी टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है आपको? देखिए, अभी ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं नजर आ रहा, बट इंडियन मार्केट ऐसी है कि एसआईपी के आते हुए 10 से 15 हजार करोड़ एसआईपी आता है, और इस महीने के अंदर में आपका ईएलएसएस आएगा टैक्स सेविंग स्कीम का कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। तो आप ये लगा लीजिए कि इंडियन मार्केट में 40 हजार करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में और 35 हजार करोड़ रुपए आएगा। बाय नेचर किसी भी फंड में जाएंगे आपको बैंकिंग स्टॉक मिलेंगे उसके अंदर में, चाहे मल्टी कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, बैंकिंग इंडस्ट्री का ले लीजिए। ये एक सेक्टर है ऐसा जो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में फैला हुआ है। तो अगर 40 हजार करोड़ का निवेश होता है म्यूचुअल फंड में, जो होगा बिकॉज ईएलएसएस तो डालना ही पड़ेगा मार्च 31 से पहले आपको, एसआईपी तो आएंगी, और ये जो थोड़ा सा रिलीफ रैली हुई है उससे और थोड़ा स्ट्रेंथ मिला है। तो 40 हजार करोड़ का जो इनफ्लो है एक महीने में किसी भी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया इनफ्लो है, बहुत बेहतरीन इनफ्लो है। तो एफआई का ना लेना भी इंडिया के लिए इतना भारी नहीं, उनका सेल भारी पड़ता है, बिकॉज एक है कि एक्चुअल सेलिंग कर रहे हैं, दूसरा है कि आपका टेम्परामेंट भी आपका नेगेटिव हो जाता है जब आप लाल लाल देखते हैं। यहाँ पे अगर सेल रुक गई है और 40 हजार करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड में आ रहा है इस महीने के अंदर में, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि स्ट्रेंथ है इस मार्केट में प्योरली डिमांड सप्लाई पे। फंडामेंटल को एक मिनट रोक लें, बट डिमांड सप्लाई कहता है कि ये 40 हजार करोड़ का निवेश मार्केट को बहुत स्ट्रेंथ देगा। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन हो रहा है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ग्लोबल ईवी रिलेटेड या बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ या तो बाय आउट कर रही हैं या जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने की। मिंडा एक ग्रुप है, दूसरे हैं यूएस की तरफ एक्सपोर्ट करने वाले ऑटो एंसिलरी कंपनीज। आपको, क्योंकि आपके दिल्ली में तो के आसपास बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, ऑटो हब भी है, आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं क्या? देखिए, हम नहीं ले रहे। ईवी के अंदर में आपने देखा होगा यूएस में कितना मसाकर हुआ है शेयर प्राइस का। सारी कंपनियां जो ईवी की थी कम से कम 60 से 70% डाउन है शेयर प्राइस के अंदर में। तो जो बॉयंसी थी, जो एक यूफोरिया था ईवी कंपनीज का, वो तो यूएस में तो ठंडा हो गया है।
इंडिया में प्रॉब्लम आपकी हम सबकी ये है कि कोई ऐसी कंपनी है नहीं जो सिर्फ ईवी में काम करती है। तो आपको नॉर्मल एंसिलरी के जैसे अपना नाम लिया, बढ़िया कंपनी मिंडा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर में कितना प्रोपोर्शन ईवी का होगा, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, और जो हम सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसका क्या होगा, डिमांड जो देख रहे हैं, जो बारिंग ट्रक्स, जो बाकी ऑटो डिमांड है वो काफी रुकी हुई है और टू व्हीलर तो गिर रहे हैं। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर में सिर्फ ईवी को देखते हुए उसमें निवेश करना आई थिंक रिस्की रहेगा। मेरे हिसाब से अभी भी है जो ट्रक रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, वहां पे आपको ज्यादा आई थिंक सेफ्टी भी है, और उसके अंदर भी क्योंकि इनोवेशन भी ज्यादा हो रहा है और वहां पे आपके डिमांड भी अच्छी है, यूएस में भी डिमांड अच्छी है, इंडिया में भी डिमांड अच्छी है, यूरोप में भी अच्छी है। तो रादर देन पैसेंजर कार और टू व्हीलर रिलेटेड ऑटो एंसिलरी के लेके छोड़ते हुए अगर आप ट्रक रिलेटेड एंसिलरी या बस रिलेटेड एंसिलरी में जाएंगे तो शायद मेरे को लगता है कि वहां पे हमको बेटर रिटर्न मिलेगा। और ईवी के अंदर भी बस रिलेटेड आप ईवी वाले में जाएंगे तो उसमें बेस्ट रिटर्न आएगा, बिकॉज उम्मीद है कि अगले 3 से 5 साल में इंडिया की सारी रोडवेज बसेस ईवी हो जाएंगी ना। उसके लिए उससे बड़ा पोटेंशियल कोई नहीं है ना, कितनी गाड़ियां होंगी या कितने टू व्हीलर होंगे उसकी तो मैं नहीं जान सकता हूं, बट ये जानता हूं कि कम से कम 30 से 40 हजार और मे बी 1 लाख ट्रकें, बसें हिंदुस्तान में अगले 4 साल में ईवी होंगी। तो उस सेगमेंट पे अगर फोकस करें शायद, तो मेरे को लगता है कि रिलेटिवली बेटर रिटर्न आ सकती है। एक लास्ट सवाल होगा अजय आपसे, वो है होगा आईटी के रिगार्डिंग। अब आईटी ने खैर बाजार को संभाला और अपना हेज वाला जो नेचर है ना उसको प्रूव भी किया है, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी दिखती है आगे चल के, ऐसा लगता है। आपका स्टांस क्या है इस पे? मैंने बताया कि मेरा तो स्टांस हमेशा से हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, इंटेग्रल रहेगा, और हम हर करेक्शन पे उसको ऐड करते रहेंगे। बिकॉज अब की बार उसने डिफेंसिव नहीं दिया, अब की ऑफेंस में खेला। जब मैं आपको बता रहा था कि 12 महीने में सबसे बढ़िया रिटर्न इंडेक्स की आईटी की आई है अमंग ऑल दी इंडेक्सेस ना। उसका मतलब है डिफेंसिव प्ले नहीं है भैया, ये नहीं कि उसने लॉस नहीं किया, उसने रिटर्न दिया है हमको पॉजिटिव। तो आई थिंक आईटी को हम डिफेंसिव ना समझ के एक फॉरवर्ड प्ले समझे अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए इससे बढ़िया सेक्टर कोई नहीं है, और हमारे लिए भी पोर्टफोलियो में कोई नहीं है। शांत रहिए, अच्छा रिटर्न आएगा, डिविडेंड भी आएगा, और रिटर्न भी 1 साल बाद देखिएगा आपका पोर्टफोलियो क्या होगा। स्टैंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। अजय आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार थैंक यू, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ 2 टेक्निकल एनालिस्ट हैं, खुश बोरा हैं और संतोष मीना हैं। संतोष, जल्दी से एक शेयर देख लीजिए, 5-8 रुपये चल गया है, वो है कैनफिन होम्स, ये 618 पे आ गया है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? एक्चुअली मैं भी मेरी नज़र इसी पे थी। मेरा कैनफिन होम एनबीएफसी मेरा फेवरेट शेयर है, और टेक्निकली भी इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। मुझे लगता है ये इसमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। इमीडिएटली 640 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 670 नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा। और इस स्टॉक को इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रेट करना चाहिए। शेयर है वो है अपोलो टायर्स। संतोष, ये भी आप ही देखिएगा, अपोलो टायर्स आज 3% ऊपर है। इसके 3% पे ना जाएं, बल्कि ये बताइए कि क्या ये 225 हो जाएगा? मैं इसको रख सकता हूँ अगले 10 दिन के लिए भी। अपोलो टायर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है। हालांकि मुझे 198 से 200 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया दिखता है। 200 पे कॉल राइटिंग भी हेवी है, तो 200 को क्रॉस करने में थोड़ा इसको मुश्किल रहेगा। 200 क्रॉस करता है तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग रैली 225 तक के लेवल के लिए ले जा सकती है, लेकिन 200 का लेवल वॉच करिए। नीचे हालांकि 185 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। ऑलराइट, कुछ ट्रेंड का एक बार चार्ट चेक करके बताएं। ट्रेंड आप रिटेल स्पेस में सारे काउंटर्स देखें, ट्रेंड देखें, एबीआर आदित्य बिरला फैशन देखें, दोनों काउंटर्स में अच्छी तेजी है। जस्ट बिकॉज मे बी वन क्यू कैन बी शॉपर्स शॉप की कमेंट्री जिस तरह से आई थी कि प्री कोविड लेवल से भी उन्हें ज्यादा सेल्स दिखाई देते हैं, तो ओपन अप थीम तो क्लियरली दिख रही है और कॉन्फिडेंस झलक रहा है मैनेजमेंट जब कमेंट्री दे रहे हैं तो स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए। लेकिन चार्ट्स पर क्या कहता है ट्रेंड, क्या यहाँ पर करना चाहिए अगर कोई नई पोजीशन यहाँ एंटर करना चाहता हो? तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। एक कंसर्न यही रहेगा कि पुराने जो रेजिस्टेंसेस हैं उसको टेक आउट करके गैप अप ओपन हुई है और और मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो जरा सा अनफेवरेबल हो जाएगा अगर कोई फ्रेश एंटर करता है। कोई वीकनेस का साइन नहीं है, जस्ट दैट बिकॉज ऑलरेडी इतना मोमेंटम आ गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। सुझाव यही रहेगा कि अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग है तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ इसको राइड करिए। 1300 तक के टारगेट्स तो इसमें ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पे दिख रहे हैं। उसके बाद हो सकता है जरा सा इस स्टॉक में एक ठहराव आ जाए, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे राइड करिए। नए लॉन्ग में रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जैसा मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको फंडामेंटल व्यूज सुनवाते हैं। ज्योतिवर्धन जयपुरिया जो एक बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज के हेड ऑफ रिसर्च थे, अब ऑफकोर्स अपना पीएमएस रन करते हैं, वो हमसे बात कर रहे थे कल शाम को अपना व्यू मार्केट का। आइए उनकी व्यूज जानते हैं। हाँ, तो हम लोग के ना ज्यादा थीम रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी की। डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा करेगा, अगला 3 साल 5 साल में इधर ही बड़े अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। तो 3 सेक्टर डोमेस्टिक इकोनॉमी हम लोग खेल रहे हैं। एक है फाइनेंशियल्स, जो है ना काफी अंडर परफॉर्म किया है। 1 साल पहले हम लोग फाइनेंशियल पे बहुत अंडरवेट थे, पर अभी फाइनेंशियल्स में हम लोग काफी वेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगला 2 साल वहां बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा है कैपिटल गुड्स, जो सेक्टर है ना 2008 के बाद परफॉर्म ही नहीं किया है, काफी अंडरवेट है सब लोग उस पे। पर अभी है ना अगले 2-3 साल में यहाँ पे ऑर्डर बुक इम्प्रूव होएगा, अर्निंग्स इम्प्रूव होएगी, और इसलिए ना यहाँ पे काफी बड़ा खाएंगे। तीसरा है सीमेंट, जो हम लोग को अच्छा लगता है। कैपेसिटी एडिशंस काफी कम है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफी है, तो डिमांड बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में यूटिलाइजेशन लेवल काफी अच्छे हो जाएंगे और इसके कारण प्राइसिंग पावर आएगा। तो ये 3 सेक्टर ओवरवेट है। लास्ट 3-4 हफ्ता से जो है ना ऑयल प्राइस बढ़ा है वॉर के कारण, उससे ना जैसे सीमेंट सेक्टर में थोड़ी नरमी आई थी, तो एक अच्छा मौका मिला था लेने का, तो हम लोग तो काफी सीमेंट ऐड किए। अभी देखे तो वापस से ऑयल प्राइस घट गया है, तो उस हिसाब से वापस सिचुएशन इंप्रूव हो गया इधर। सब इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकला है। दूसरा है कि लोग चाइना पे काफी ओवरवेट थे, और चाइना में काफी सबको माल लगा है। अपने देखे हैंगसेंग इंडेक्स भी वो एक तरह से प्री कोविड लो पे आ गया था कल तक। तो एक तरह से जो इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स है, और चाइना सबसे ज्यादा वेट है इमर्जिंग मार्केट में, वहां पे लोग का पैसा नहीं बना है। लोग इसके लिए इंडिया पे काफी ओवरवेट हुए हैं। तो यदि चाइना वापस ऊपर जाने लगेगा तो एक तरह से पॉजिटिव है कि भाई इमर्जिंग मार्केट फंड्स ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा इमर्जिंग मार्केट का जो आउटफ्लो है वो रुक जाएगा। और दूसरी तरफ से देखें तो एक तरह से इंडिया के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो वेटेज है, चाइना में लोग काफी अंडरवेट हो गए थे, क्योंकि वहां पे ना कई टेक स्टॉक्स एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण नीचे आए थे। तो इंडिया काफी ओवरवेट था। ये इंडिया अच्छा परफॉर्म कर गया है। इंडिया का वैल्यूएशन काफी महंगा है। अपने देखे तो MSCI का जो पी है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का पी देखे तो करीब 80%। कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा एक्शन अगर देखा जाए, सीमेंस, ABB, आपका L&T भी कुछ हद तक, बट L&T रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। संतोष, अगर कैपिटल गुड्स पे कॉल लेनी हो तो कौन सा स्टॉक आपको सॉलिड दिख रहा है यहाँ से भी? कैपिटल गुड स्पेस मेरी भी टॉप पिक है, टॉप बेट है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए। और मेरा टॉप पिक है इसमें से थर्मेक्स मुझे काफी अच्छा लगता है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे इसमें आने वाले समय में 3000 रुपए तक के टारगेट नजर आते हैं। नीचे 1750 का अच्छा बेस बन चुका है, तो इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं यहाँ पे 1700 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और लास्ट टाइम कई सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स पिछली रैली में 2003 से 2008 के बीच में 15-15, 16-16 गुना हुए थे, तो इस बार एटलीस्ट 3 से 4 गुना होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ और काउंटर्स, अब आपको यहाँ लॉन्ग्स तो फ्रेश लॉन्ग्स और भी कई सारे स्टॉक्स और स्पेसेस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको टाइटन तेज दिखाई दे रहा है, आपको पेन स्पेस में बर्जर पेंट्स में अब आपको तेजी दे रही है। पूरा फार्मा पैक में आपको ओरो फार्मा, फाइजर, एबर्ट इंडिया, ये वाले इन स्टॉक्स में तो आपको तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से बर्जर पेंट्स अब रिवाइव हो रहा है, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप खुश? बर्जर पेंट्स हम देख रहे हैं कि पेंट्स में एक साइड ऑफ रनअप तो आ गया था जब क्रूड जब सॉफ्टन हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे वीक हो रहा है क्रूड, तो यहाँ पर भी एक रनअप दिख रहा है। तो ये बिल्कुल इन्वर्सली लग रहा है। अब आपको लगता है कि और बाउंस मिल जाएगा? डेफिनेटली इसमें हमने जो रिवर्सल देखा है बहुत ही शार्प रहा है। जैसे हम थोड़ी देर पहले एशियन पेंट्स की भी बात कर रहे थे, देखिए ये ऐसे शेयर्स हैं जैसा आप भी पहले बता रहे थे कि भाई प्राइसेस बढ़ते हैं बट पास ऑन भी हो जाते हैं। बर्जर पेंट ऑब्वियसली एशियन पेंट से जरा सा नीचे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग, लेकिन फिर भी काफी कमांडिंग पोजीशन में है। जिस तरह से हम इसके स्टॉक में मूवमेंट देख रहे हैं 627 के आसपास इसने काफी एक बॉटम बना के जो
रिबाउंड दिया है बहुत ही शार्प दिया है, और पिछले 2 दिनों से तो इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस करके एक हायर साइड पे क्लोजिंग दी है। ये मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटली भी जब क्रूड प्राइसेस के गिरने की खबरें आ रही हैं तो वो भी एज अ पॉजिटिव एक्ट करेंगे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 740 इज अ लेवल जहां पे हम स्टॉक को आने वाले कुछ दिनों में जाते हुए देख सकते हैं। 700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो किसी की पोजीशन हो तो 700 के स्टॉप लॉस से 740 के टारगेट के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, डॉर्जर पेंट्स पे ये व्यू रहेगा खुश का। यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देखते हैं और टारगेट भी बता रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि बाजार में कहाँ एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ अनयूजुअल एक्शन मिल रहा है। मार्केट राउंडअप एक बार ले लेते हैं सौमित के साथ। अगर हम देखते हैं तो शेषाशाही पेपर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों से प्रमोटर्स भी इस कंपनी में स्टॉक खरीद रहे हैं। 57,000 शेयर्स अब तक प्रमोटर ने खरीदा है। इसी दम पे आज शेयर्स में भी हमें गेंस देखने को मिल रहे हैं। जिंदल 100 स्टॉक है, प्रमोटर एक्शन के दम पे फोकस में है। कल ही प्रमोटर ने करीब 12.53 लाख शेयर्स पे अपना प्लेज जो था वो रिलीज़ कर दिया है और इसी दम पे हमें गेंस देखने मिल रहे हैं। उसके अलावा शोभा ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट है। कंपनी का जो नए CEO और MD है वो एनालिस्ट के साथ शायद मीटिंग कर सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ आज मीटिंग है और 22 मार्च को काफ़ी फॉरेन ब्रोकरेजेस के साथ भी कंपनी की मीटिंग है। उसके अलावा जिंदल पॉली में फोकस दिख रहा है क्योंकि ब्रुकफील्ड ने इन्वेस्ट करने का वादा किया है करीब 2000 करोड़ रुपीस कंपनी में, और इसी दम पे बाकी जो पैकेजिंग स्टॉक्स है उसमें भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है क्योंकि एक बड़ा फॉरेन प्लेयर पैकेजिंग बिजनेस में एंटर कर चुका है। उसके अलावा अशोक लीलैंड और NXT डिजिटल भी फोकस में है। रिवर्स लिस्टिंग ऑफ हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, ये डील फाइनल हुई है दोनों ही कंपनीज में। जो फाइनेंसिंग आर्म है अशोक लीलैंड का वो NXT डिजिटल में मर्ज हो जाएगा। अशोक लीलैंड में गेंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक थोड़े बहुत कंसर्न्स है कि क्या वैल्यूएशंस हो सकती है इस फाइनेंसिंग आर्म की, बट NXT डिजिटल पे अच्छे खासे गेंस दिख रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हिंदुजा ग्लोबल और NXT डिजिटल के बीच में भी जो डील हुआ था वो NXT डिजिटल के फेवर में था। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग देखने को मिल रही है। वर्लपूल, वोल्टास, हैवेल्स, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासे पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं क्योंकि जो डिमांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वो बढ़ रही है और प्राइस हाइक भी अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो चुका है मार्केट में। उसके अलावा न्यू एज जो स्टॉक्स है जैसे कि पॉलिसी बाजार, नायका, जोमेटो, ये स्टॉक्स में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पॉलिसी बाजार करीब 9% के गेंस के साथ आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आखिर में अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड अपने 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं इस काउंटर पे। अगर हम 20 डे एवरेज के सामने कंपेयर करते हैं तो 5 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम्स है आज के ट्रेड में फिलहाल ट्रेंड में। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारा एक्शन हमें बताने